बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम सब प्यारे चाहने वालों को जुमा मुबारक। उम्मीद है आप बिल्कुल ठीक ठाक टिप टॉप मज़े में होंगे। मेरे साथ मौजूद हैं हलीमा जुल्फ़िकार और मेरे साथ मौजूद हैं बहुत ही ज़्यादा आज खास तौर पे वेल ड्रेस्ड हुमायूं ज़ेबावासी। आज बहुत वेल ड्रेस्ड है। नहीं, यू आर ऑलवेज वेल ड्रेस्ड बट आज ज़्यादा अच्छे लग रहे हो। बिकॉज मुझे हमेशा अच्छा लगता है हुमायूं शलवार कमीज में, हुमायूं को भी ज़्यादा अच्छी लगती है शलवार कमीज में। आपने मुझे कभी बताया नहीं, मैंने आपको बोला है कि आप शलवार कमीज में अच्छे। तो मैं तो शलवार कमीज पहनी ही नहीं। क्यों? ये मतलब कुर्ता पजामा। ये वैसे आज मैंने कॉलर की फरमाइश पे सिमाब की फरमाइश पे हमने एक तो लाल कलर भी चूज किया कि हम, क्योंकि ऑब्वियसली हुमायूं वो पहनेंगे वेस्ट कोट, तो फिर मुझे भी कुछ उस तरह का पहनना पड़ेगा। तो हम लोग जब कल नीचे जा रहे थे तो हमने एक दूसरे से पूछा क्या पहनना है कल, तो फिर मैंने हुमायूं कहा कि हम रेड पहन लेते हैं क्योंकि आप वो पहनोगे तो फिर मैं भी कुछ। मजे की बात ये है कि अमजद बाबू कपड़े बड़े अच्छे बनाता है। आज मैं सुबह भी कह रहा था ही मेक्स सच गुड क्लोथ्स। जो पिछला वाला रेड भी था मुझे बहुत अच्छा लगा। देखो डबल लैप है यार, बड़ा मजे का लगा। तो अच्छी बात है ना सर्दियों के लिहाज से इस तरह की वेस्ट कोट, क्योंकि वेस्ट कोट जब आप पहनते हो तो आपको बहुत सर्दी लगती है, बाजू भी उसके नहीं होते। तो इस तरह के डबल जो उन्होंने स्टफ डाला हुआ है वो इस लिहाज से अच्छा है। बट इट कैन वर्क इन समर्स एज वेल। आई थिंक इट्स रियली गुड। मुझे बड़ा अच्छा लगा। बल्कि आज जो कमीज शलवार है ये भी अमजद बाबू ने। चलो दैट्स वेरी नाइस। चलो उनको क्रेडिट मिल गया उनके कपड़ों का। अच्छा जी, हुमायूं कोई चीज लेके आए हैं आप बात करने के लिए? यार हाँ, आज जुमा है तो मैं चाह रहा हूँ सबसे पहले शुरुआत एक चीज से करूँ। बड़ी बेसिक सी चीज है जो मैं आपको आज बताऊंगा। वो है पानी की 6 सुन्नतें। आपको याद है? बैठ के पीते हैं, ठीक हो गया। देख के पीते हैं उसको, ठीक है। 3 सांसों में पीते हैं, ठीक है। बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं, ठीक है। एंड में अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ते हैं, ठीक है। छठी नहीं याद। अच्छा, अब मैं दोबारा शुरुआत कर लेता हूँ। आपने 5 मैंने सही बताई है ना? बिल्कुल दाएं हाथ से पीते। हाँ, दाएं हाथ से पीते हैं। वेरी नाइस। ठीक है, तो ये पानी पीने की जी 6 सुन्नतें। 5 देखो मैंने बता दी, एक मैं भूल गई थी, वो मुझे लगा अंडरस्टूड है। अच्छा खैर, देख के पीते हैं पानी को कि उसमें कोई ऐसा एलिमेंट, कोई ऐसा ज़र्रा तो नहीं है जो आपकी बॉडी के लिए हार्मफुल है, तो आप उसको छोड़ देते हैं। उसको 3 सांसों में पीते हैं, बैठ के पीते हैं, दाएं हाथ से पीते हैं, पहले बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं और आखिर में अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ते हैं। तो वैसे अल्हम्दुलिल्लाह मुझे लगता है कि वैसे भी पढ़ते रहना चाहिए, क्योंकि जब आप अल्लाह ताला का शुक्र करते हैं तो ये भी एक ग्रैटिट्यूड की एक फॉर्म है कि आप अल्लाह ताला का शुक्र। ठीक है। और सीढ़ियों से चढ़ते हुए क्या पढ़ते हैं? क्या करके देखें, अल्लाह अकबर पढ़ते हैं और वापस उतरते हुए क्या पढ़ते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ते। नहीं कुछ और पढ़ते हैं। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। ठीक है, उतरते हुए सुभान अल्लाह पढ़ते और चढ़ते हुए। अच्छा, ये ना पिछले दिनों मेरे मामू हैं, उनकी नवासी को मैंने देखा, शी इज वेरी small. She is very very small. I don't know, maybe she's 3 years or less than that. हाँ, मेरे ख्याल से उससे भी शायद छोटी है। तो वो ना ऐसे छोटी सी, और जाहिर है जब सर्दियाँ होती हैं तो बच्चों ने बहुत ज़्यादा कपड़े पहने हुए होते हैं, ठुस्से हुए होते हैं। वो इतनी मोटी है नहीं, लेकिन वो कपड़ों की वजह से ना काफ़ी वो लग रही, बल्कि सी लग रही। और हमारी वो ऐसे ऐसे चल रही सीढ़ियों पे, और हर सीढ़ी पे ना अल्लाह अकबर अल्लाह हर सीढ़ी पे ना वो ये करी अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। इतना मुझे वो स्वीट लगा कि देखो इसका मतलब है किसी ने इतना ज्यादा सिखाया है कि वो इतना उसको वो रिलीजियसली फॉलो करे। Oh my God, that's the cutest thing I would ever hear. हर सीढ़ी पे उस थिंग है। बल्कि मैं उसकी माँ को एक क्लिप भेजूंगी भी कि मैंने उसके बारे में, उसका जी बहुत ही ज्यादा सारा नाम है, खूबसूरत बच्ची है, और वो लिटरली उसको सिंग करके ना जिस तरह के अल्लाह अकबर। अच्छा हलीमा, आज सवाल क्योंकि आप यकीनन कुछ ना कुछ लेकर आई होंगी, मुझे भी याद आया कि हलीमा मैं सोच रहा था, कल हमने बड़ी तरबियत की बात की थी। सो आज मैं ना बहुत चीजों के बारे में मैंने उस टॉपिक में आपको ऐसे लग रहा था जैसे यू आर होल्डिंग योरसेल्फ बैक। हाँ, बहुत चीजें क्योंकि हमारे पास, मैं यही ब्रेक में भी बल्कि हम इम्तियाज को कहते कि अगर हम लोगों ने अपने बातें शेयर करना शुरू कर दिया 10 घंटे का शो बन जाएगा। तो हमारी मजबूरी होती है गेस्ट को भी टाइम देना। मैंने 5 साल इस प्रोफेशन को दिए, मैंने अपनी जवानी के वो 5 साल दिए जब I was very young and I have a lot of energy। एक और चीज, 5 साल तो आपने दिए, बट बहुत सारे मैंने टीचर्स को देखा है वो इतने ज़्यादा नहीं इसके बारे में वरिड होते। आप जो है और मेरा, मुझे लगता है हम दोनों में ये चीज़ सिमिलर है कि हम इस चीज़ के बारे में बहुत कंसर्न हैं कि बच्चे की तरबियत कैसी होनी चाहिए। लोग दे डोंट बॉदर इट कि हाँ कैसी भी हो रही है या सही है। एक बात तो मैं ये नहीं कह रहा कि निगलेक्ट करना चाहिए, पर अगर आप 1980s में देखें, 1990s में देखें, अगर आप देखें 1990 में और 1980 में आप देखें,
तब फादर का रोल एब्सेंट होता था। वो ये होता था कि वो काम करके आएंगे, सारी परवरिश सब कुछ जो है वो मदर किया करती थी। यू रिमेंबर, मतलब मेरे टाइम पे भी, आई विल नॉट नेगेट दिस, कि मेरे वालिद साहब वाज नॉट प्रेजेंट इन माय परवरिश मोस्टली। माय बाबा वाज बट नॉट मोस्टली, क्योंकि मेरे अब्बू यहाँ होते नहीं थे। आपके तो और सीन है ना, ऑब्वियसली उनकी पोस्टिंग्स होती थी, मुल्क से बाहर जाना पड़ जाता था, कभी मुल्क में ऐसे हार्ड एरियाज में जाना पड़ जाता था जहाँ फैमिली को नहीं लेके जा सकते थे। मुझे बहुत सारी ऐसी चीजें याद है, बाप का रोल बहुत कम होता था, बेशक वो मौजूद भी होते थे। माँ आपकी बेसिक पर जो है दर्सगाह होती है मोस्टली केसेस में, आपका शायद थोड़ा सा डिफरेंट होगा, लेकिन मोस्टली में ये होता था। हलीमा, आज मुझे लगता है जो चीज मिसिंग है ना, वो डिजिटल ने बहुत चीज़ें जो है वो चेंज कर दी हैं। उसको समझने के लिए मुझे लगता है वी नीड अ ट्रेनिंग, डोंट यू थिंक सो? मुझे बिल्कुल बिल्कुल मुझे लगता है कि जितने भी पेरेंट्स जो हैं वो पेरेंट्स बनने वाले हैं या पेरेंट्स बन चुके हैं, उनको थोड़ा सा चाहिए इसके बारे में पढ़ें, वेल इक्विप्ड हों कि आपने कैसे बच्चे की तरबियत करनी है, कैसे उसको पालना है, कैसे ये सारी चीज़ें करनी है। बड़ी मुश्किल चीज़ें हैं, और एक बच्चे की जो जिम्मेदारी है ना, वो अल्टीमेटली जो प्रोडक्ट निकलता है वो आप पे जाती है, उस पे नहीं जाती। हम लोग भी अक्सर बात करते हैं जब बच्चों की, तो हम यही कहते हैं बच्चे का कसूर नहीं है, उसके पेरेंट्स का कसूर है। लाइक हाउ डू यू यूज्ड टू लर्न इट? मुझे तो याद है मेरी अम्मा मेरी मॉडल होती थी, मतलब मैं अम्मा को, अपनी खालाओं को देखता, बिकॉज़ उनके पास बहुत होता था, मैं उनको देखता था कि हाउ डू दे बिहेव, वो कैसे चीजें करती हैं, वो कैसे। यार मुझे लगता है अम्मा ने बहुत ज्यादा सिखाया है, मामा ने बहुत ज्यादा सिखाया है, बाबा को बहुत ज्यादा चीजों में ऑब्वियसली लुक अप टू किया है कि बाबा कैसे कर रहे हैं, बाबा के अलावा किससे सीखा है? Is there anybody else in your life? I really don't remember इतना कोई वो चीज जो मैंने अपने जिन ताया अब्बू का जिक्र किया था, जो वो गंदी वाली टॉफियां लेके देते थे, उनसे बहुत कुछ सीखा है। उन्होंने बहुत कुछ सिखाया डेलिबरेटली, लेकिन वो पढ़ाई के टर्म्स में। इस्लामी महीने सिखा दिए, दूसरे महीने से बहुत छोटे होने से कलमे सिखाना शुरू कर दिए, अलिफ बे लिखना सिखाना शुरू कर दिया। तो वो मैंने उनसे चीज़ें सीखी हैं, लेकिन जो अखलाकियात लिटरली मैंने सीखी हैं वो मैंने अपने पेरेंट्स से सीखी। हाँ, वो तो मैंने भी अल्हम्दुलिल्लाह। पर ये कि मेरे नानी का बड़ा रोल रहा है। मैंने नानी से बहुत चीज़ें सीखी अपनी, मैंने अपनी खालाओं से बहुत चीजें सीखी। करीब रहते हैं ना? हाँ, they were very always very close। मैंने बहुत चीजें सीखी, मैंने अपने अब्बू से भी बहुत सारी चीजें सीखी। ऑफ कोर्स मेरे अब्बू की जो द पर्सनालिटी ही हैज़, द थिंग ही हैज़, नमाज इस तरह वो बाकायदगी से पढ़ते हैं। मैंने नहीं देखा कि मैंने अपने अब्बू को कभी ज़िंदगी में नमाज मिस करते देखा है। हम चाहे लुढ़क रहे हो, मर रहे हो रास्ते में, अब्बू कहते हैं मैं ज़रा नमाज पढ़ के। अच्छा, मेरे तो बाबा का ये हाल है कि जब वो नमाज पढ़ने जा रहे होते हैं तो हम कहते हैं नहीं ये काम आप करके चले जाएं, क्योंकि आपने 2 घंटे वापस नहीं आना। लिटरली पता नहीं वो कौन सी नमाज पढ़ते हैं जो इतनी लंबी होती है। अच्छा। और अच्छा, जब खाना लग रहा होता है, तो जब चाय बन के आ रही होती है गरम, बाबा को मैं कहती हूँ पता नहीं क्या मसला है, उनको उसी वक्त नमाज याद आती है। अच्छा, अभी शादी के लेके मेरे सिर्फ 2 नफल पढ़ के आते या 3 फर्ज मगरिब के ना, जैसे अभी हम चाय लेके आ रहे हैं, बेटे बस ये 3 फर्ज तो है। हम कहते नहीं बाबा, आपके तो 3 फर्ज कभी खत्म होने वाले नहीं है, आप पहले चाय पी लीजिए, फिर ठंडी हो जाएगी। और आजकल वैसे भी सर्दियों में गैस का भी मसला है, कभी कभी लाइट का भी मसला हो जाता है, तो हमें होता है कि अल्हम्दुलिल्लाह यार नहीं गैस का मसला। यार गैस आ रही होती है, पता है, लेकिन इतनी हल्की गैस आ रही होती है, कच्ची टाइप। हाँ, हमारे भी नहीं आती। बाप तो मेरी बाप तो अम्मी मेरी ने कल मुझे इतना डांटा है, कहती है तुम्हारी जुर्रत कैसे ये बताने की चाबी कहाँ रखते हैं। मैंने कहा मैंने बताया था। हाँ, बताया। मेरी अम्मी मुझे कहती है तुम्हारा दिमाग खराब है। आप फिक्र ना करो ना, क्योंकि आप लोगों के नहीं वहां तक पहुंच सकता कोई बंदा। चिड़ी बेचारी की करे, ठंडा पानी मैंने वहां तक कोई नहीं पहुंच सकता, आप फिक्र ना करो। लेकिन आंटी मैं आपको बताऊं, इसने आज आपकी बहुत बुराइयां की है मेकअप रूम में। कहता है आके कि मुझे नहाने नहीं दिया, कहती है पानी इसीलिए बता रही हूँ, कहती है कि पानी खत्म हो गया है, तुमने अगर तुम नहाए तो पानी बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा। और फिर वैसे ये फिर भी नहा के आया कहीं और से, मतलब नहीं मैं नहा के दिया है कहीं और गया। माएँ जो है वैसे इमोशनल ब्लैकमेल कितना करती हैं। हम अगर कहें ना, पहली बात तो अच्छा मैं अपनी अम्मी के पेट जुमले बताती हूँ। अगर हम बहन भाइयों को ना नहाने की बहुत आदत है, जैसे डेली आप नहाते हो, तो अब जैसे नहाने जा रहे हैं ना, सर्दियाँ हैं, तो मामा आगे से कहेंगी तुम लोगों को क्या कुत्ते रात को चाट के जाते हैं कि तुम लोगों को नहाने की पड़ जाती है। लिटरली ये पहले मेरी नानी कहती थी ये जुमला। वो कहती है ये क्या मसला है तुम लोगों को, मतलब क्या ऐसा कुछ लग रहा है क्या, ऐसा कुछ लग गया है क्या मसला। दूसरा जो जुमला वो कहती है, हाँ हम मर जाए, हम गर्म पानी ना इस्तेमाल करें, बस ये लोग सेल्फिश लोग
सेल्फिश लोग हैं जिन्होंने गर्म पानी इस्तेमाल कर लेना, हमारा नहीं। अच्छा मेरे घर में ये होता है कि हमारे एग्जैजरेट अगर किसी को यहाँ पे जख्म हो गया तो मैं कहती हूँ उसकी पता है बाहर से टूट गई। मैंने कहा अच्छा ये मेरी अम्मी ने एक चीज तुम क्या कहना चाह रहे हो हुमायूं कि तुम्हारे घर में आज पानी था और आंटी ने एग्जैजरेट करके हाँ तुमने पानी कहा था है? घर में। अम्मी कहती है टंकियां तो खाली है, मट्टी पड़ी हुई है उसके अंदर। मैंने कहा क्या इतना नहीं हो सकता कि पानी इतना खत्म हो जाए। अच्छा मैं बड़े मजे की बात करता हूँ, मुझे काम और फिर पता है एंड में पता है क्या कहती है अम्मी, चलो नहा लो नहा लो। मैं तुम्हें अपनी मजे पूरा की बात दिन तो बताऊं, हमने भुगतना है ना, तुम नहा लो। मैं तो मजे की बात बताता हूँ, ब्रेक लेते मैं तो मजे की बात बताता हूँ। इम्तियाज तुम्हें भी बड़ी हंसी आएगी, मुझे ना काम ना करना हो घर पे, फॉर इंस्टेंस कपड़े इस्त्री हैं तो मैंने नहीं करने कपड़े इस्त्री, घर पे कोई नहीं है और मैं कोई भी काम है तो मैं ना कपड़े अब जो अनप्रेस कपड़े ना वो लेके जा रहा हूँ, मैं करता हूँ दिस इज वन थिंग आई ऑलवेज डू। और मेरी भी कहती है बेशक मर जाओ मैं नहीं करूंगी, मर जाओ। मेरा सीढ़ी से जाता मैंने कहा कपड़े भी इस्त्री करने, मैंने कहा टांग में भी दर्द है, कहती है बेशक दर्द दो, मर जाओ। तो दिस इज जस्ट अ जोक, इज माय टांग का दर्द कि मुझे टांग में दर्द है तो मैं तो कर नहीं सकता। जितना आप ऐसे ओवर एक्टिंग कर रहे थे ना, किसी को भी पता लग सकता है टांग में दर्द में बंदा टुंडा तो नहीं हाँ ना, एक्चुअली माय फादर डज द सेम। ठीक है, अगर वो डर जाते ना अब अम्मी से किसी चीज पे तो वो एक्चुअली करते कि बहुत देख तो नहीं रहे होंगे। ब्रेक लेते हैं यहाँ पे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं साथ में। ठाकुर तू तो जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं एक और सुबह और आज जुमे के दिन में आपको जुमा बहुत बहुत मुबारक हो एक बार फिर। और आज के दिन हम ये दुआ करते हैं कि हमारा ये जो आने वाला हफ्ता है और ये जो वीकेंड हमारा बहुत अच्छा गुजरे, अल्लाह ताला हमें कोई अच्छी सी खुशखबरी जो है वो इस वीकेंड पे ज़रूर मिले। जब भी कहते हैं जूते पर जूता होता है तो कहते हैं कि आपका सफ़र लिखा होता है। मेरा 2 दिन से ना जूते पर जूता है, मुझे लगा मेरा कोई सफ़र लिखा है तो फिर मैंने सोचा कि मॉर्निंग शो करता हूँ और हसनैन भाई भी है, फिर मैंने कहा कोई मेरा सफ़र नहीं हो सकता, अगर होगा भी तो कैंसिल हो। आप करते हो उस तरह की चीजों में बिलीव? मैं नहीं करती सुपरनैचुरल चीजों पर। नहीं मतलब नहीं, आई डोंट नो, बट मूविंग ऑन आई थिंक थोड़ा सा आई डोंट नो पर मूविंग ऑन हम यहाँ पर बात करते हैं जनाब। इससे पहले जब हलीमा की तबीयत ठीक नहीं थी हम उनसे मुलाकात कर चुके हैं। ही इज़ वन ऑफ द finest surgeon we have in the country and not in the country but in Islamabad of course। जो भी इस्लामाबाद में लोग हैं वो उनको जानते होंगे। when it comes to कैंसर उनका बहुत ही एक मायानाज नाम है। हमारे साथ डॉक्टर सोएब हैदर मौजूद हैं जिनका ताल्लुक डॉक्टर अकबर नियाजी टीचिंग हॉस्पिटल से। ही इज़ अ जर्नल सर्जन, अ जर्नल एंड कैंसर सर्जन फॉर डॉक्टर अकबर नियाजी टीचिंग हॉस्पिटल एंड here with us today। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? वालेकुम सलाम जी, अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शुक्रिया जी, अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर साहब मुझे अभी तक याद है हमारा ताल्लुक तब मैं अकेला था और आपसे बातें की थी, लेकिन उस वक्त मैंने आपसे ये सवाल नहीं पूछा था आप डॉक्टर साहब सुबह कितने बजे उठते हैं? नहीं पूछा था इनफैक्ट, मैंने पूछा था जी आपसे? बिल्कुल। अच्छा मैंने तब से शुरू किया। ये तो क्या कलाम है हुमायूं का, हुमायूं है किसी से पूछते। वैसे आप व्हाट टाइम डू यू वेक अप? सुबह नॉट वेरी अर्ली, लेकिन ये है कि 7 o'clock तक मैं उठ जाता हूँ। It is early for some people। I wake up at 6:30 so I think we're almost on the same page। और रात को कितने बजे सोते हैं डॉक्टर साहब? रात को जब बच्चे सो जाएं। That is the same answer जो I gave previously। Previously मुझे अब याद आ गया, yes। तो डॉक्टर साहब कैंसर एक ऐसी वर्ड है, हालांकि एड्स भी है लेकिन कैंसर द वर्ड के एड्स अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन पाकिस्तान में उसकी परसेंटेज इतनी ज्यादा नहीं है बट कंटेजियस तो है। मैंने कहा उस तरह से नहीं है कि वायरल, हाँ वायरल उस तरह से नहीं हो सकता, अल्लाह का शुक्र है। बट कैंसर लाइलाज नहीं है, सबसे बड़ी बात ये है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। बट कैंसर का नाम सुन के आपको सबसे पहले जो जहन में चीज़ आती है वो आती है कीमोथेरेपी। आपके जहन में आता है बाल गिरना, आपके जहन में आता है कि अब आप कमज़ोर हो जाएंगे, आपको लगता है आपकी जान में वो जान नहीं रहेगी, आप वो नॉर्मल इंसान नहीं रहेंगे। कैंसर के साथ ये एसोसिएशन क्या आज भी रखना लॉजिकल है कि नहीं? अब तो इलाज बदल चुके हैं, अब तो चीज़ें बदल चुकी हैं। मैं चाहता हूँ जो आज सुन भी रहा है ना, जिसके घर में वो कैंसर खुदा ना खास्ता नहीं भी है, खुदा ना खास्ता किसी को होता है, तो उसके पास आज ये नॉलेज हो कि नहीं अब डरना नहीं। जी वही बात जो मैं हमेशा कहता हूँ कि देखें, एक टर्मिनोलॉजी है ट्यूमर, एक टर्मिनोलॉजी है कैंसर, ठीक है। एक मिसकॉन्सेप्शन है कि कहीं भी कोई गिल्टी बन गई, कोई ऐसी चीज़ होगी तो खुदा खास्ता कैंसर हो गया। सबसे पहले तो वहीं पे खौफ आना शुरू हो जाता है
कि शायद कैंसर डेवलप कर गया, कैंसर बन गया, तो अब दिस इज़ लाइलाज, तो अब बेसिकली मौत, ठीक है। तो फर्स्ट कॉन्सेप्ट ये बैठाना ज़रूरी है, ये खौफ ख़त्म करना ज़रूरी है कि कहीं भी कोई गिल्टी या कोई ट्यूमर, कोई ऐसी चीज़ आ जाए, वो खुदा न खास्ता ख़तरनाक या कैंसर नुमा चीज़ नहीं हो सकती, ठीक है। और ये सोच लेना कि शायद अब जो है ये आखिरी, ये अब बीमारी ऐसी आ गई है कि अब शायद ज़िंदगी ना हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मसला ये है कि हम इग्नोर करते हैं, जो छोटी सी भी बीमारी या कोई भी ऐसी चीज़ डेवलप कर जाए तो हम उसको बिल्कुल भी केयर नहीं करते, केयरलेस रहते हैं या अपना इलाज खुद करते रहते हैं। दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट थिंग कि किसी ने कह दिया पुत्र मैं दवाई खा दिया, तू भी है खा ला, मैं ठीक हो गया, तू भी ठीक हो जाएगा, ये दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। तो वो अपना इलाज खुद करते थे, जिसकी वजह से अगर किसी को कैंसर डेवलप हो भी गया है तो वो स्प्रेड करता रहेगा क्योंकि उसने किसी प्रॉपर मॉलेज से अपना रुजू नहीं किया। तो दैट इज़ द, और वही कॉन्सेप्ट, क्योंकि डिले ट्रीटमेंट, डिले डायग्नोसिस, तो उसकी वजह से वो जो हमारे इर्द गिर्द हम देखते हैं, कहते हैं यार फलाने को भी कैंसर था, फलाने को भी कैंसर था, तो वो तो अच्छा डॉक्टर साहब, आपने बड़ी अच्छी बात कही है कि कोई भी ट्यूमर हो या सिस्ट हो उसको कैंसर नहीं समझना चाहिए, लेकिन मुझे एग्जैक्ट वर्ड्स तो नहीं आते, लेकिन डॉक्टर्स की टर्मिनोलॉजी में भी ये कहा जाता है कि आप उसको प्रूव करें कि वो कैंसर नहीं है, अदरवाइज उसको उसी तरह उसी फोकस के साथ ट्रीट करें जब तक ये प्रूफ ना हो जाए कि ये कैंसर नहीं है। आप रूल आउट की बात कर रहे हो, मुझे रूल आउट करते हैं कि आपको ये रूल आउट करना पड़ता है कि दिस इज अ ट्यूमर, कैंसर नहीं है, लेकिन उस वक्त तक जब तक वो प्रूफ ना हो जाए तब तक आपने उसको उतनी ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी है। ये बात एक डॉक्टर को तो पता है क्योंकि उसको पढ़ाया गया है, लेकिन हमें, हमारे जैसे लोगों को नहीं पता। हम कहेंगे आज हम बहुत बिजी हैं, कल फलाने की शादी है, परसों ढमकाने का हकीका है, उसके बाद उसकी बर्थडे पार्टी आ रही है, फिर जब जाके हम थक जाएंगे, फिर जब जाके हमारी थकावट उतरेगी तो हम डॉक्टर के जाएंगे, ये तो छोटी सी चीज़ है, ये देख लेंगे इसको, और वो करते करते वो चीज़ बढ़ जाती है। हमें कैसे ये पता होना चाहिए कि कोई भी चीज़ जब तक वो प्रूफ ना हो जाए कि ये कैंसर नहीं है, हमने उसको सीरियस लेना है। देखिए वही वाली बात कि जब भी कोई ऐसी अलामत नमूदार हो जाए, किसी किस्म की भी हो, फॉर एग्जांपल नज़ला ज़ुकाम अगर हो गया, मैं ये नहीं कहना खुदा न खासा गॉड फॉरबिड कि वो कोई कैंसर की अलामत है, लेकिन फिर भी बहरहाल कोई ऐसी अलामत जब नमूदार हो जाए तो उसको खुद से ट्रीट ना करें, फ़ौरन करीबी जो भी अच्छा मॉलेज है उसके पास लाजमी जाएँ, ताकि वो, क्योंकि मॉलेज ने तो उसको पता है कि उसने तो हिस्ट्री लेगा, एग्जामिनेशन करेगा, मुआयना करेगा, फिर अपने हिसाब से नॉलेज की बेस के ऊपर जो भी डायग्नोसिस करना है डायग्नोसिस बनाएगा, या जो भी उसने आगे कुछ इन्वेस्टिगेशंस करनी है ताकि रूल आउट हो जाए कि कौन सी डिजीज़ है, कौन सी बीमारी नहीं है। अगर एक दफ़ा तशख़ीस हो जाए तो फिर उसका इलाज आसान है। यहाँ तो तशख़ीस नहीं हो पाता ना, सबसे मसला ये है, और उसकी वजह सबसे बड़ी है कि आगाही नहीं है। तो दैट्स वाई ये जो मीडिया है या और बहुत से इस तरह के जो प्लेटफॉर्म्स हैं वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं इस बारे में कि आगाही दी जाए, लोगों को बताया जाए, बार बार रिमाइंड कराया जाए कि देखें जी कोई भी ऐसी अलामत नमूदार होती है तो अपने मॉलेज के पास जाएं, बजाय इसके कि खुद इलाज करना शुरू कर दें, और जब वो बीमारी बिगड़ जाएगी तो फिर वो लाइलाज हो जाएगा। और यही कैंसर के बारे में, यही कैंसर के बारे में, क्योंकि वो बात नहीं करते घर में, किसी को नहीं बताते, मॉलेज के पास नहीं जाते और उसको छुपाते रहते हैं बीमारी को, और जब वो पता चलती है कि वो खुदा न खास्ता ये कैंसर हो गया, लेकिन वो आखिरी स्टेज में पहुंच चुका होता है। ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मुआशरे में नज़र आती है, जिसकी वजह से खौफ तारी हुआ। डॉक्टर साहब, एक चीज़ जो हमने पहले भी डिस्कस की है आपस में भी और हमारे व्यूवर्स के साथ भी, कि अक्टूबर का जो पूरा महीना है वो कैंसर के हवाले से ख़ास तौर पे मनाया जाता है। हम लोग किसी को कॉल करते हैं तब भी एक टेप चली आ रही होती है, ब्रेस्ट कैंसर स्पेसिफिकली, लेकिन ऑल टुगेदर हम लोग उसको कैंसर के लिए उस को डेडिकेट करते हैं उस महीने को। जब भी वो टेप चलती है तो उसमें जिक्र किया जाता है कि 40 साल से ज़ायद की जो ख़वातीन हैं वो सालाना अपना मेमोग्राम कराएं, लेकिन मेमोग्राम इट्सेल्फ इट्स अ पेनफुल प्रोसीजर, तो लोग नहीं कराना चाहते। अब जब भी कभी किसी को बात करते हैं ना कि आपकी फैमिली हिस्ट्री चलती आ रही है, 2 बहनों को 3 बहनों को था, अम्मी को भी कुछ मसला था, आप भी करा लो, तो वो कहेंगे ये तो इतना पेनफुल है, मैंने एक दफ़ा कराया था, अब नहीं मैं करा रही। ये क्या प्रोसीजर है, और इसके बारे में ये जो सारे मिथ्स हैं कि पेनफुल है और हमने नहीं कराना, सालाना नहीं कराना, अभी पिछले साल तो कराया था, इसके बारे में भी थोड़ा सा बताएं। देखें, जो रिगार्डिंग द मेमोग्राफी बेसिकली सिंपल एक एक्सरे है, वो पेनफुल नहीं है, ठीक है। ये एक मिसकॉन्सेप्शन, वही वाली बात है, ये उस तरह से नहीं है। एक सिंपल एक एक्सरे है, जिस तरह आम टांग का बाजू का एक्सरे होता है, तो वो बेसिकली छाती का एक एक्सरे, वो ज़रा थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का होता है, लेकिन वो पेनफुल नहीं है, बिल्कुल भी पेनफुल नहीं है। उसमें बाज़ औक़ात उसके बाद अगर कोई उसमें कोई ऐसी चीज़ नज़र आ जाए जिसमें शुबा हो कि शायद ये कोई गिल्टी है,
ठीक है, तो फिर उसके बाद उसको फर्दर तशखीस के लिए कुछ और टेस्ट कराए जाते हैं जिसको आम जबान में सुई वाला टेस्ट कहते हैं या FNAC या बायोप्सी कहते हैं, जिसके Oh अंदर my वो God, छोटा sir, सा टुकड़ा biopsy निकलता तो बहुत पेनफुल है। है। नहीं, इट्स नॉट पेनफुल। देखिए प्लीज अ नीडल इज गोइंग इनटू योर बॉडी, व्हाट आर यू टॉकिंग यार अबाउट? आपको तो वैसे भी नीडल से इशू हाँ है बट ना। हलीमा आई थिंक शायद आपको इतना वो इम्यून हो गए होंगे डॉक्टर साहब, आप देख देख के शायद आपको लग रहा है पेनफुल नहीं है। इट इज हॉरिफाइंग। देखिए वो अब वो फियर तो ऑब्वियसली वो तो ठीक है, लेकिन उसमें फिर वो ये अनटिल लेस कि आप उस प्रोसेस से नहीं गुजरेंगे तो कैसे डायग्नोसिस बनेगा और कैसे पता चलेगा कि आइदर दिस इज अ सिंपल बिनाइन ट्यूमर और द मैलिग्नेंट वन। तो तशखीस के लिए ज़रूरी है अब अनफॉर्चुनेटली, लेकिन उसके अंदर लेकिन उसके अंदर ये है कि पेशेंट को लोकल लगा दिया जाता है, एनेस्थीसिया दिया जाता है थोड़ा सा, लेकिन ऑब्वियसली वो भी नीडल के साथ है, तो नीडल फोबिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर, जुम्मा मुबारक। आपको भी जुम्मा मुबारक ज़ाहिदा आंटी, कैसी हैं आप? मुबारक आपको भी। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, लुकिंग लाइक अ वाव, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाव, माशाल्लाह बहुत खूबसूरत लग रहे हैं आप। थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया, अल्लाह ताला सलामत रखे आपको। आमीन। मैं तल्लत आंटी की बातें सुन के थोड़ी सी परेशान हो गई थी। मेरी भी दुआ है उनके भतीजे के लिए, अल्लाह ताला उनको जल्दी से जल्दी सेहतयाब वाली जिंदगी दे। और हमायूं, आज मेरे नवासे अहमद मुश्तबा की बर्थडे है, तो प्लीज उनको विश कर दो जरा आप। तो मैं थोड़ी सी अब सैड हो गई ना उनकी बात सुन के। तलत आंटी का मुझे रोजाना ना ध्यान होता था कि मैं उनका पूछूं कि आजकल वो थोड़ा सा कॉल पे नहीं होती। नरगस आंटी भी नहीं हमारे, ये जो बड़े बड़े कॉलर हैं, या भाई भी थोड़ा सा देर से आते हैं। जायदा आंटी, उदास तो हम भी हुए फॉर अ लम्हा, लेकिन मैं अब उदास नहीं हूँ इसलिए क्योंकि मुझे नानो बड़ी प्यारी बात कहती है, अगर उदासी से चीज़ें हल होना शुरू हो जाएं तो दुनिया के सारे मसाइल खत्म हो जाएं। हमने हंसी से मुस्कुराहट से सब कुछ करते हैं इंशाल्लाह। अल्लाह ताला की जात हमेशा हमेशा इन्ना मालूस युसरन, और इंशाल्लाह आप देखिएगा एक दिन फोन आएगा, आसानी अता करता है। आप देखिएगा फोन आएगा और तलत आंटी बताएंगे शिफाए कामिला अजला अता करे रब्बुल आलमीन। और आप लोगों को भी सेहतमंद जिंदगी दे। सर्दी में आप लोग अपनी ड्यूटी पे सुबह आते हैं, मैं बहुत आपके लिए दुआएं करती हूँ, अल्लाह ताला आपको सेहत वाली जिंदगी दे। और आपके जो गेस्ट आए हैं इनको भी मेरा बहुत सलाम। तो ये हमारे लिए एक बन के आए हैं, अल्लाह करे ये लोगों के लिए हल्का जरिया बने। तो ये मसीहा बन के आए, अल्लाह करे इनकी बातों से सब जो लोग जो इन परेशानी में इसमें, तो अल्लाह ताला इसको निकाल दे इस परेशानी में। बहुत दुआएं मेरी आपके साथ। आप विश कर दे मेरे बेटे नवासे अहमद मुश्तबा को, हैप्पी बर्थडे कह दे मेरे साथ ही। अभी कह देते हैं मैं भी कहती हूँ साथ मिलके हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर अहमद मुश्तबा, नहीं, बहुत शुक्रिया, ख्याल रखें, थैंक यू सो मच ज़ाहिदा आंटी। मारिया जी गुजरांवाला से, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी है मारिया? सुबह खैर, अल्हम्दुलिल्लाह, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। तो आज बेसिकली मैं काफी दिनों से सोची थी आप लोगों की तारीफ के लिए मैंने कॉल करनी है, और तो सोचते रहते हो, फौरन कॉल कर दिया करो यार। जी मैंने कहा फौरन कॉल कर, तारीफ के लिए सोचा मत करो, फौरन कॉल कर लिया करो। आप क्या कह रही हो, क्या अच्छा लग रहा है? मैं कह रही हूँ आप दोनों के कपड़े बहुत अच्छे लग रहे हैं। Thank you. मैं पूछूंगी कि आपको सर्दी नहीं लग रही? मुझे सर्दी लग रही है, लेकिन इतनी ज्यादा नहीं लग रही क्योंकि मैंने नीचे 2 शर्टें पहनी हैं। और हमायूं की एक पिक्चर थी फेसबुक के ऊपर, तो वो मुझे एट द टाइम शो नहीं थी हो रही, बट जब मैंने वो पिक्चर देखी आपका मुझे रिस्पॉन्स भी मिला था उसके ऊपर, तो मेरे माइंड के अंदर 2 वर्ड्स आए थे, मिसिंग हलीमा एंड पीस। अच्छा, हो सकता है, शायद आप बिल्कुल ठीक कह रही हो। वो एक तस्वीर थी, उसमें मैंने लिखा था कि आपको क्या ख्याल आता है मेरी तस्वीर? मैंने कल बैठ के वैसे ही पोएट्री लिखी और अपनी सिस्टर को सुनाई, तो उसे बहुत अच्छी लगी थी, तो मैं उसकी कोई डेडिकेट करती हूँ, तो करूँ? हाँ, एक शेर पढ़िएगा क्योंकि और भी कॉलेज है, एक शेर पढ़े ताकि हम सुन सके। मुझे तेरी तस्वीरें देखना तो है मुयस्सर, कितना खुशनसीब है जिसे तू है मुयस्सर। वाह वाह। मुझे तेरे बारे में लिखना तो है मुयस्सर, कितना खुशनसीब है जिसे तेरा लिखा है मुयस्सर। मुझे तुझे चाहना तो है मुयस्सर, कितना खुशनसीब है जिसे तेरा चाहा है मुयस्सर। क्या बात, क्या बात है, खूबसूरत।
ख्वाहिश है मेरी, मुझे उम्र भर का साथ हो तेरा मैसर, कितना खुशनसीब है वो शख्स जिसे हो ये साथ मैसर। क्या बात है, क्या बात है। जबरदस्त जबरदस्त। सलामत मानिया, रहो, बहुत खुश अच्छा। रहो, आबाद रहो। थैंक यू सो मच। I like it. It was quite related to the picture I have posted. But thank you so very much. अल्लाह ताला आपको Thank खुश you रखे, जी, आबाद thank you so रखे। much. डॉक्टर साहब मैंने कहा आपसे थोड़ा सा लाइटर नोट पे पूछते हैं। डॉक्टर साहब आप लोग तारीफ करते हैं एक दूसरे की। मुझे लगता है डॉक्टर सिर्फ मेडिसिन की बात करते हैं और सिर्फ इलाज की बात करते हैं और कहते हैं कि आपकी ड्यूटी कब लगी, तुम्हारी शिफ्ट कौन सी, कॉल पर हो, क्या है। इसके अलावा और कोई मुकालमे नहीं होते, मोरलेस एग्जैक्टली यही वाली बातें होती हैं, तारीफें नहीं होती हैं। बस वो हमारी रूटीन इस तरह की है। कभी गुजरते हुए कह दिया हो किसी कॉलीग डॉक्टर को आप अच्छे लग रहे हैं आज, या आप अच्छी लग रही हैं। मुझे नहीं याद पड़ता है कभी मैंने कहा हो किसी को। डॉक्टर साहब, ये आपके मतलब ये आप ही ऐसे हैं या सब ऐसे हैं? नहीं सब ऐसे तो नहीं होते, लेकिन शायद मैं ही ऐसा हूँ। आप थोड़े सैड हैं, आप थोड़े Not exactly sad, but के हैं। थोड़ा सा नहीं, सीरियस। आप सीरियस है माशाल्लाह। Serious बट हैं, आप संजीदा माय हैं। फादर इज आल्सो वन ऑफ दोस्त जो कि वो नहीं करते, लेकिन भाभी की तारीफ तो कर ही देते होंगे आप जबरदस्ती। मेरी मिसेज इज आल्सो अ डॉक्टर, तो हमारी यही डिस्कशन चलती है पेशेंट्स और डॉक्टर साहब वेरी अच्छा सैड, वेरी सैड। नहीं बट ये बात सैड है। आपके लिए शायद वो एक एंटरटेनमेंट होता होगा, आपके लिए वो इंटेलेक्चुअल गुफ्तगू जो है ना वो फ्रूटफुल होती शायद। होगी। बिकॉज आई अंडरस्टैंड, आई हैव मेरी फैमिली में है जो दोनों टीचर हैं और वो सिर्फ टीचिंग टेक्निक्स के बारे में आपस में बात करते रहते हैं। मैं उनकी शक्ल देखता हूँ, मैंने कहा क्या हो गया, हम एक कॉलर लेते हैं, फिर आके वापस आके आप सवालात करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम, मिसेज अमजद है। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम, आप सबको जुम्मा मुबारक। आपको भी जुम्मा आपको भी जुम्मा मुबारक। मुबारक। आप बहुत अच्छी लग रही हैं, साथ माही भाई भी बहुत अच्छे लग रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, शुक्रिया, अल्लाह thank ताला you खुश so रखे much. आपको। आमीन। मैंने पिछले वीकेंड पे मतलब कुछ जुमे को कॉल की थी, लेकिन मैं बैठ के दूसरे टाइम जब ये रिपीट होता है लेकिन कॉल नहीं आई, वो एक बंदा होता है ना, आजे मेरी कॉल अभी आएगी, आप सुन लीजिएगा। तो उस दिन भी डॉक्टर सजाद साहब आए थे, उनसे भी मैंने सवाल किया था, लेकिन उनका जो जवाब था मुझे याद नहीं रहा था। ओह, रिपीट में मैंने सुना। आप अभी आज सवाल कर लें इफ यू वांट टू आस्क अ क्वेश्चन अबाउट आज कैंसर। सवाल ये है कि मर्द हजरात को जी कैंसर ये होता है कि वो स्मोकिंग करते हैं या कोई भी नशावर चीजें लेने से उन्हें कैंसर होता है। जी जी। तीन की क्या वजूहत होती हैं जो उन्हें कैंसर हो? एक तो ठीक आपको है। आप कह रही है सिगरेट नोशी की वजह से कैंसर होता है माउथ का, वो तो होता है, आप कह रही है उसके अलावा क्या वजूहत हो उन्होंने सकती कहा है? मर्दों में तो चलो ये एक सिम्टम है ना कि ये करते हैं तो हो जाता है, Okay. औरतों में क्या है? औरतों में क्या है? ठीक है, तो- दूसरा थैंक ये है कि मैं पिछले दफा भी मैंने कॉल की थी, मेरे छोटे बेटे ने मेरी आवाज सुनी तो उसने कहा मामा मैंने भी बात करनी है। आप प्लीज बात करें हमारी, हम करना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम। कौन बात कर रहे हैं भाई, क्या नाम है? मोहम्मद कुमैल हैदर कादरी साहब। माशाल्लाह। माशाल्लाह। कादरी साहब क्या हाल है आपके? कादरी साहब आप ठीक है? ठीक है। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं कादरी साहब? प्री वन। प्री Pre वन। one। कादरी साहब हलीमा आपकी ज्यादा अच्छी लगती है, हुमायूं भाई ज्यादा अच्छे लगते हैं? कादरी साहब मेरा नाम ले लें आप चुपके से। कादरी साहब कौन अच्छा उनके लगता से है भी आपको ले ले ज्यादा? तो कोई बात नहीं। आप दोनों की मैचिंग हो रही है। हाँ हम दोनों की मैचिंग हो रही है। ओ वाओ, कैसे बड़ा हो गया नोटिस ये? किया आपने। आपको पता है अमजद बाबू के पास इसी साइज का, आपके साइज का एक पड़ा, इसी कपड़े में आपके साइज का भी वेस्ट कोट पड़ा हुआ है, जाके ले लो, बिल्कुल सेम। इतनी प्रमोशन मैंने करती है उसकी। ख्याल रखो का, थैंक यू सो बहुत मच सारा फॉर प्यार, कॉलिंग, सारा बहुत प्यार। शुक्रिया जी। हम एक छोटी सी ब्रेक पे जाते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे इस तो सवाल का मजीद जवाब लेंगे। सवाल करेंगे और इस सवाल का भी जवाब लेंगे कि ख़वातीन में वो क्या वजूहात हैं जिसकी वजह से उनको कैंसर हो सकता है। कहीं मत जाइएगा हमारे साथ से। जी वेलकम बैक टू द शो। हम लोगों ने ब्रेक पे जाने से पहले सवाल था कि ख़वातीन में कैंसर की जो वजूहात हैं वो क्या हैं। जी डॉक्टर साहब। अगर जेंडर वाइज देखें तो कुछ कैंसर्स ख्वातीन में सबसे ज़्यादा हैं, जिसके अंदर टॉप के ऊपर ब्रेस्ट कैंसर। ब्रेस्ट कैंसर। ठीक है। इसी तरह जो है मेल्स, उसके अंदर जो है लंग का भी है, कोलोरेक्टल ज़्यादा कॉमन आ गया। तो बेसिकली ख्वातीन के अंदर हार्मोनल फैक्टर्स
ठीक है। कुछ हार्मोन्स जो हैं अर्ली फेज के अंदर या अर्ली एज ग्रुप के अंदर दे आर प्रोटेक्टिव, फिर विद द पैसेज ऑफ टाइम आफ्टर 45 या 50 इयर्स के अंदर वो हार्मोनल जो बैलेंस है वो थोड़ा शिफ्ट होता है, जिसके अंदर कुछ ऐसे हार्मोन्स हैं जो बॉडी सीक्रेट करें वो कम होना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से दे आर प्रोन टू द डिजीज। तो दैट्स वाई उनके अंदर ये ज़्यादा एलिमेंट है। बट और जीन्स भी जल्दी ट्रांसफर होता है। ब्रेस्ट कैंसर ट्रांसफर फ्रॉम मदर टू बिल्कुल, डॉटर वो- इज इजियर देन yes. दैट। मैं कहता हूं म्यूटेशन उसमें आसानी होती होगी फीमेल के साथ। वो हर जेनेटिक्स के अंदर इससे मोर और लेस इसी तरीके क्योंकि से मेल में तो म्यूटेशन हो नहीं सकती उसकी ब्रेस्ट कैंसर की, बिकॉज बहुत कम हो दैट्स वाई उसके अंदर वेरी वेरी रेयर वेरी रेयर चांसेस उसके अंदर। तो लेकिन उसके अंदर फिर अगर ऑपोजिट देखें तो कुछ और कैंसर बहुत ज़्यादा हैं। फॉर एग्जांपल उसमें लंग्स का आ गया, जिस तरह वो अगर स्मोकिंग एक वन ऑफ द फैक्टर, स्मोकिंग मोर देन यूँ कहते हैं कि तकरीबन 60 to 70 डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैंसर कैन क्रिएट बॉडी के अंदर, इतना ज़्यादा उसका है। मिथ है एक, अब आई हैव रिमेंबर्ड कि कुछ लोग एक डाइट बता देते हैं कैंसर वालों को कि ये डाइट फॉलो करें, आप कोई कीमो ना करें, आप कुछ भी ना करें, आप कुछ अरसे बाद देखिएगा 3 महीने ये एक टोटका आप आजमाएं, ग्रिंजरुम ब्रिंजरुम ब्रिंजरुम ग्रमदुम पंसारी की दुकान से आप लाएं, उसका मिक्सचर बनाएं और आप ठीक हो जाएंगे। क्या हो भी सकता है कि आपने कोई ऐसे केसेस भी देखे? आई एम सॉरी, मैं लाना नहीं चाह रहा था ये बात, लेकिन एक और बात है कि कुछ हम स्पिरिचुअली भी कहते हैं, उस पीर बाबे के पास जाओ, तुम देखो वो छड़ी मारेगा और तुम्हारा वो उसका हो गया, वो तो चलो ऑफ कोर्स गलत है, लेकिन क्या जड़ी बूटियों से भी ठीक होता है? कॉलर लेंगे फिर आपसे आके पूछेंगे कि हो सकता है आपने भी कोई ऐसे केसेस अंबर है जी हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं अंबर? अल्लाह का शुक्र। आप कैसे हैं हलीमा हुमायूं? बिल्कुल ठीक है हम अल्हम्दुलिल्लाह। आप बताओ, जुमा मुबारक। आपको भी जुम्मा मुबारक। क्या मुबारक। क्या आप कहो? दोनों की ड्रेसिंग बहुत बहुत अच्छी लग रही है आज। थैंक यू सो मच। अल्लाह ताला आपको खुश रखे और आप इसी तरह तारीफ करते हलीमा इतना अच्छा लग रहा है ना सच्ची आप पे ये सूट। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। माशाल्लाह। बहुत अच्छा लग रहा है। इस Thank तरह के कपड़े पहना करें आप। कहता हूँ मैं मानती ही नहीं है ये अंबर, में इसको इतना कहता हूँ मानती ही नहीं है। अच्छा सच्ची ठीक। बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू सो मच माशाल्लाह अंबर। असल में अंबर मेरा एक मसला है, वो ये है कि मैं शलवार कमीज़ के ऊपर स्वेटर या कोट नहीं पहनती। मुझे लगता है उसकी जो शान है वो ख़राब हो रही है और सर्दी इतनी ज़्यादा है कि बहुत सर्दी लगती है शलवार कमीज़ पे, इसलिए मजबूरन पहनना पड़ता है। हाँ वो तो पता लगता है जब आप घुटनों के दरमियान हाथ देती हैं और हुमायूं भाई ना अपनी टांग उठा के उसके नीचे हाथ रख लेते। मैंने इतनी मरतबा देखा है, मिला इन्हें बहुत सर्दी लग रही है, यूं अपनी टांग उठाते हैं, हल्का सा हाथ रख लेते हैं दोनों तरफ से। वेरी गुड ऑब्जर्वेशन यार। हाँ मुझे सर्दी लगती है, मैं यही करता हूँ। मैं तो ऐसे कर रही होती हूँ। ये करता हूँ। हाथ मसल के यूं अपनी टांगों के यहाँ रख लेती हैं आप, एक हाथ दूसरे हाथ में रख के। हलीमा हाँ दैट इज वेरी वेरी स्वीट ऑफ यू यार, अंबर। अल्लाह ताला आपको thank खुश you. रखे, आप हंसा देती हैं हमें। अल्लाह ताला आपको बहुत खुश रखे, बहुत खुद दुआएं आपके लिए। आमीन। और ना मैंने एक रिक्वेस्ट करनी थी आपसे जी जरूर कि करें। आप लोग ना आपकी टीम से भी जो ये इम्तियाज अली या हसनैन जो भी हैं कि ना आप सैटरडे को भी शो करने लग जाए। जो भी नहीं है हसनैन भाई सब कुछ कुछ है, है। जो भी नहीं है और इम्तियाज यार भी है। खुदा का मतलब वो वास्ता है। आपने इम्तियाज उनकी भी है, बात सुनी? हसनैन भी है, साइमा भी है कह रही और है नीचे जो नाम साइमा? लास्ट में एनली वो भी हम पढ़ते हैं, पता नहीं जो है, अच्छा अच्छा इसलिए बोल रही हूँ। सुना है, कह रही है सैटरडे काफी पे शो सारे करें। नाम हैं। यार आप थोड़ा आप सा जो हम है पे भी तरस खाएं। यार हम- खुदा के लिए 2 दिन ऐसे मिलते मत मुझे करें। अपने साथ गुजारने के, वो भी ना मिले। नहीं तो एक दिन हमारे लिए कर दे, एक दिन आप अपने लिए रख ले। 5 दिन आप लोगों के लिए किया हुआ है, 2 दिन हम अपने लिए किया हुआ है। देखिए कितना कम परसेंटेज। जब लेकिन चले सैटरडे को याद आते हैं ना, और सच में जो आपका प्रोग्राम उस दिन भी आता है मैं वो भी देखती हूँ सैटरडे संडे। अल्लाह ताला खुश रखे Thank यार। you, बहुत thank बहुत you so शुक्रिया, much। बहुत अच्छा करते हैं शुक्रिया। कुछ उसका, सोचते हैं सलामत इसके रहे। बारे में। ये कॉल Thank लेनी you। है अगली वाली? कशफ राना है जी हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, गुड मॉर्निंग और जुमा बहुत मुबारक हो। जुमा आपको आपको भी भी जुमा बहुत मुबारक हो मुबारक हो। कशफ। थैंक यू, बहुत अच्छे लग रहे हैं रेड सूट में दोनों। Thank माशाल्लाह, you, बहुत thank अच्छी रेड you. जैकेट अच्छी लग रही है, वेस्ट कोट। थैंक्स शुक्रिया। अमजद बाबू ने बनाई है। मैं हमारी बस केबल कर नहीं दो, आ इसको रही थी कैसे तो नहीं मैं होगा आपको मोबाइल पे देख रही हूँ, गूगल पे। ओहो केबल क्यों नहीं आ रही? केबल वालों ने ये तो मोहब्बत सारा चाहिए, मसला कोई मेरे डाला से हुआ है। इतनी मोहब्बत करे ना कशफ, मैं कहता हूँ मैंने देखना नहीं पीछे मुड़ के, मैंने फौरन ब्याह कर लेना। हाँ जी, फैसलाबाद का तो चक्कर लगा नहीं रहे आप, मोहब्बत आपको इतनी है हमसे। यार वैसे फैसलाबाद का चक्कर लगाता हूँ। हाँ
और इम्तियाज मैंने कहना सोच रहे वैसे चक्कर लगाने के बारे में फैसलाबाद, इम्तियाज चलेगा? तो आपने दरवाजे बंद कर तो आप लेने लोग भी साथ आ जाए ना, हलीमा भी आए साथ, हुमायूं भी आए, सारे आए साथ। यार कोशिश करते हैं इंशाल्लाह इस तरह कोशिश का करते हैं, अगर हमें थोड़ी सी छुट्टी मिल मैंने तो जाए। आपको कहा है, ऑफर करवाई है कि आर्ट काउंसिल में अपने 1-2 शो करवाए हैं लोग, तो वो कराची से आप देख लें, वो आ रहा फहद मुस्तफा लाहौर तक आ जाता है। तो शायद आप लोग शायद इसी फैसलाबाद नहीं सिलसिले में इम्तियाज है और हम आर्ट्स काउंसिल में एक शो करेंगे। और बताएं, बंदे आपने इकट्ठे करने, याद है ना आपको? वो इंशाल्लाह ताला मैं कर लूँ, आपने टेंशन नहीं लेनी उसकी। बस डन हो और उनको समझा के बिठाना है कि फजूल में हंसना है उन्होंने। नहीं नहीं, अपनी गाड़ी में लाद लाद के लाऊंगी बंदे। गया। ठीक है, एक बिरयानी की प्लेट हम दे देंगे, इलेक्शन में तो यही होता है। हाँ जी, टॉपिक बड़ा सीरियस और संजीदा है। डॉक्टर साहब से भी मेरा सवाल है। जी जी अस्सलाम करें। वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब, सवाल मेरा ये है कि ये जो बीमारी है कैंसर, ये तो पहले इतनी खौफनाक है, लेकिन कुछ हॉस्पिटल, वेल नोन हॉस्पिटल हैं जो 25% स्टेज पे जब बंदा होता है तो वहाँ तक ही लेते हैं। हालांकि वो होते इसी चीज़ के ही हॉस्पिटल हैं, लेकिन उसके बाद वो जो बंदा जिसको कैंसर होता है वो तो पहली परेशानी से बेचारा आधा मरा हुआ होता है, तो वो हॉस्पिटल भी उनको इनकार कर देते हैं, तो वो आधी मौत उसकी उस वजह से हो जाती है कि पता नहीं मैं लास्ट स्टेज पे होंगे, मुझे ले नहीं रहे, मुझे वो इसलिए नहीं ले रहे होती, शायद मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन है कि हमारा नाम ना खराब हो। लेकिन वही पेशेंट अगर किसी और हॉस्पिटल में जाके अपना ट्रीटमेंट करवाता है तो वो इतना महंगा होता है कि अफोर्डेबल नहीं होता। तो इस सिचुएशन में आप क्या कहते हैं, इनको क्या करना चाहिए? ठीक है, ठीक है, अभी ठीक है, पूछते हैं, कश्यप कश्यप, पूछते हैं। it's a थैंक good यू सो question. मच, थैंक यू सो मच। सेम डॉक्टर प्रोसीजर बट इन डिफरेंट हॉस्पिटल्स, व्हाई इट इज डिफरेंट? क्यों मुख्तलिफ है, क्या बात है? कैंसर जो इसका इलाज है वो सिंपल नहीं है, इट्स अ लेंथी प्रोसीजर। लेंथी इन सेंस के उसमें मल्टीपल डिफरेंट स्टेप्स हैं। फॉर एग्जांपल सर्जरी वन ऑफ द स्टेप, जिसके अंदर ऑपरेट करके वो जो कैंसर या जो बीमारी है उसको निकाल Remove दिया किया जाए, जाता है। यस रिमूव कर दिया जाए। सेकंड वन इज़ द कीमोथेरेपी, वो भी एक लेंथी है, उसमें भी कई मंथ्स लगते हैं कीमोथेरेपी में। थर्ड वन इज़ द रेडिएशंस, शुआएं लगाई जाती हैं, उसमें भी टाइम ड्यूरेशन है। फिर उसके अलावा और हार्मोनल थेरेपीज़ हैं डिफरेंट कैंसर्स के ऊपर सारा कुछ। और दवाइयाँ अलग हैं। वो सारी हाँ, ये हाँ। बेसिकली मेडिकेशन की डिफरेंट फॉर्म्स हैं। अच्छा, डायग्नोसिस तक पहुंचने में भी डिफरेंट स्टेप्स हैं, वो भी एक लेंथी प्रोसीजर है। तो इट्स नॉट एज मच सिंपल जो लग रहा है, ये वो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड किस्म का वो है। बट एनी हाउ फिर स्टेज कि किस स्टेज के ऊपर पेशेंट ने प्रेजेंट किया। अर्ली स्टेज, तो अर्ली स्टेज मीन्स क्यूरेटिव, यानी आप बीमारी को जड़ से फेंक दें बाहर, दैट इज़ द क्यूरेटिव इंटेंट। अगर थोड़ा सा एडवांस स्टेज हो गया या लेटर स्टेज के अंदर प्रेजेंट कर रहा है, तो इसका मतलब है कि वो बीमारी या वो कैंसर स्प्रेड कर चुका है टू द अदर ऑर्गन्स, तो उसके अंदर फिर वो बड़ा डिफ़िकल्ट है टू क्योर द डिजीज़। उसके अंदर फिर पेलिएशन आ जाती है। पेलिएशन मीन्स कि जितना एक्सटेंट रिमूव कर सकते उतना निकाल दें, और बाकी जो पेशेंट की जितनी लाइफ है उसको थोड़ा सा ईज कर दिया जाए, बिकॉज वो इतना स्प्रेड कर चुका है टेकन आउट कंप्लीटली अगर वो फैल ज्यादा गया। अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि वो स्प्रेड कर चुका है लेटर मैं स्टेज में। बहुत अच्छा, हमारे अमेज्ड साथ एक हूं टिल नाउ, caller है। मतलब इतनी एडवांसमेंट आ गई, इतना कुछ आ गया। जी जी, कॉलर ले सर। कॉलर ले लेते हैं, उसके बाद बात करते हैं। सिमाब है जी हमारे साथ पाकपतन से। अस्सलाम वालेकुम सिमाब। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, एक और सुबह के गुलदस्ते को सुबह खैर। सुबह खैर। देखिए, आज आपके लिए मैंने बिस्कुट ले पहन लिया, यही वाली थी ना? जी जी बिल्कुल यही वाली थी। देख ले। मैं कब से कॉल मिला रही थी, एक तो लाइट नहीं थी इसलिए देर हो जाती है। आप कुछ दिन कह रहे थे बात नहीं सुनी, लाइट का बड़ा इशू हो जाता है, इसलिए कोई कोई चीज मिस हो जाती है आप लोगों की। ओहो। बिल्कुल सेम यही थी। अब ये इम्तियाज को बहुत बहुत शुक्रिया कि ही ब्रॉट ऑल द वे फ्रॉम जहाँ पर इनका फ्रेंचाइज है सदर में, वहाँ से लेकर Okay. आया है। ही इज सच अ स्वीट हार्ट। रात और को मुझे रात 10 को बजे 10 बता रहा है बजे। ये वाला भाई ये है, और फिर वो साइज नहीं था। मैंने कहा नहीं मुझे यही वाली चाहिए, बिकॉज सिमाब ने कहा था वो अच्छी लग रही थी, वही पहननी है मैंने। बट थैंक यू वेरी बहुत मच शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मैं इतनी खुश हुई हूँ देखते, अभी जस्ट लाइट आई है 10 मिनट पहले और मैं तब से कॉल मिला रही हूँ। आप लोग दोनों बहुत ही खूबसूरत कॉम्बिनेशन है ब्लैक और रेड का, बहुत पसंद ये आज है डेडिकेट मुझे। सिमाब आपको है ना? ये आज तो आपकी वजह से, लिटरली ये आपकी वजह से ही आज हम पहना लाल पटाखा बने आपकी वजह से। जी जी, जब अमजद साहब आए थे तो मैंने यही कहा था कि वो कुफ्र टूटा खुदा खुदा करके एक मेल जो है वो डिजाइनर आपके पास आ गया मिला। That is true. तो एक छोटा पीस भी था, मैंने देखा था दोनों। हाँ आपके याद पास। है, वो भी था छोटा, बिल्कुल छोटा very बिल्कुल right. ठीक है। चले डॉक्टर साहब आए हुए हैं, बड़ा अहम टॉपिक चल रहा है तो आप इसको कैरी ऑन सलामत करें। रखें, Thank you, सलामत thank रखें। you, बहुत सिमाब, बहुत thank you शुक्रिया। so much for calling. वन क्वेश्चन जो मेरे दिमाग में आता है, एक जब भी कैंसर के बारे में बात आती है तो हलीमा हम सुनते हैं वो कहते हैं कि नहीं
आप ना किसी बड़े सर्जन के पास जाएं, किसी बेहतर सर्जन, फिर कहते एक यूएस में सर्जन है, हमने उसके सर्जन तो आप भी हैं। आई डोंट अंडरस्टैंड, एजुकेशन तो सेम होगी, तजुर्बा थोड़ा ज़्यादा कम हो सकता है, एग्री, बट क्यों ये कहा जाता है कि मैंने यूएस का सर्जन किया, अब देखिएगा इंशाल्लाह वो कैंसर जो है वो सारे से निकालेगा? क्या उसके पास एडवांसमेंट ज़्यादा है? ये बड़ा और छोटा सर्जन का कोई कॉन्सेप्ट है? नहीं, देखिए, एक है बेसिक सर्जन, जैसा फॉर एग्जांपल आई एम ए जनरल सर्जन एंड आई हैव एन एक्सपर्टीज इन कोलोरेक्टल और कैंसर सर्जरी। वो उसके बाद एक सॉर्ट ऑफ अ सुपर स्पेशलिटी, वो एक पर्टिकुलर फील्ड के अंदर और ज़्यादा अपना काम कर रहा होता है और ज़्यादा एक्सपीरियंस गेन कर रहा होता है। तो दैट्स वाई वो जो बड़े सर्जन वाली बात होती है वो होती है कि जो डिज़ीज़ अगर है वो आइडेंटिफाई हो जाए तो उस डिज़ीज़ से रिलेटेड जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर या सर्जन है, जो जिसका फोकस या जिसका एक्सपीरियंस उसी फील्ड से, पर्टिकुलर फील्ड से रिलेटेड है, उसके पास जाके दिखाया जाए। बिकॉज क्योंकि बाकी एक जो जनरल जैसा डॉक्टर, जैसा जनरल फिजिशियन है, वो हर बीमारी को ट्रीट कर रहे होते हैं, लेकिन एक अगर कोई इस तरह की है कैंसर नुमा है तो वो उसको उस तरीके से ट्रीट अच्छा नहीं कर सकेंगे क्योंकि उनका एक्सपीरियंस उस तरह से शायद ना हो जितना एक कैंसर सर्जन का या एक कैंसर ऑन्कोलॉजिस्ट का होगा। तो दैट इज़ द स्पेशलिटी, सब स्पेशलिटी जो एक फर्दर आगे उस फील्ड के अंदर। आपसे वापस आके हम पूछेंगे डॉक्टर अकबर टीचिंग हॉस्पिटल जो है उसके अंदर क्या फैसिलिटीज मिडिल क्लास के लिए, मिडिल क्लास लोगों के लिए, हॉस्पिटल का इंफ्रास्ट्रक्चर देखते तो आपको थोड़ा सा त्राह निकल जाता है कि बहुत महंगा हॉस्पिटल होगा, क्या होगा, लेकिन आई हैव विजिटेड अकबर टीचिंग हॉस्पिटल, इट्स नॉट दैट एक्सपेंसिव एट ऑल। उस फैसिलिटीज के बारे से पूछेंगे। और एक और हलीमा ने जो सवाल पूछा है उससे कनेक्टेड सवाल है जो मैं आपसे पूछना चाहूँगा, लेकिन यहाँ पर कॉल लेते हैं। सादिया की, अस्सलाम वालेकुम सादिया, वेरी गुड, कॉल कर गई। पहले कनेक्टेड सवाल पे पूछ देता हूँ कि हलीमा ने जो भी सवाल पूछा, हलीमा ने कहा कि ख़त्म हो जाता है कैंसर। इसी से पूछता हूँ आगे, एक बार आपको कैंसर ख़त्म हो गया, क्या कैंसर दोबारा होता है? और अगर दोबारा होता है, दोबारा क्योर करके फिर क्या दोबारा होता है? क्या कैंसर आप कंप्लीटली, वो कहते हैं ना मेरे बॉडी से ख़त्म कर दिया, कैन इट कम अगैन? कैन बी, बट वही मैंने बात कि हर पेशेंट्स के अंदर ऐसा नहीं है। कुछ पेशेंट्स के अंदर ये हो सकता है कि बाद में लेटर ऑन दोबारा से रीअपीयर हो, बट द परसेंटेज इज़ वेरी लेस। अगर इफ़ उसने क्यूरेटिव इंटेंट से अपनी ट्रीटमेंट करवा ली है, ठीक है, तो उसके अंदर देयर आर चांसेस। तो दैट्स वाई उसमें फिर उसको पेशेंट को इन्वेस्टिगेशंस के अंदर उस प्रोसेस में जाना पड़ता है जो कि ऑलरेडी डिवाइस हुआ होता है। फॉर एग्जाम्पल साल में एक दफ़ा उसने CT स्कैन करा ली लेट्स से, या अगर ये आंत का कैंसर है तो 3 साल के बाद उसने कोलोनोस्कोपी करवा ली टू चेक कि दोबारा से रीअपीयर ना हो जाए। बट ये जो इन्वेस्टिगेशन दैट इज़ इम्पॉर्टेंट एंड ज़रूरी कि अगर खुदा ना खासा लेट से कि उसको अगर दोबारा अपीयर होता है तो वो अर्ली स्टेज में ही पिक हो जाए ताकि उसको वहीं पे ट्रीट कर लिया जाए। तो उसके अंदर उसको हो सकता है कि उस लेंथी प्रोसेस ऑफ द ट्रीटमेंट में से ना गुजरना पड़े, शॉर्ट ट्रीटमेंट मिल जाए और वो फिर दोबारा ठीक है। एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट अकबर टीचिंग हॉस्पिटल, क्या ये एक्सपेंसिव है वहाँ पर, या कोई फैसिलिटीज़ हैं, कोई फंडिंग है, कोई अंडर प्रिविलेज के लिए कुछ है वहाँ पर? जहाँ पे काम कर रहा हूँ डॉक्टर अकबर नियाजी टीचिंग हॉस्पिटल, वहाँ पे एक सबसे अच्छी चीज़ रिगार्डिंग द कैंसर कि वहाँ पे हमारे पास ट्यूमर बोर्ड है, ठीक है, जिसके अंदर मल्टीपल डिफरेंट स्पेशलिटी के कंसल्टेंट्स बैठते हैं, केस को डिस्कस करते हैं। ठीक है, हाँ, ये हमने पहले भी जो उन्होंने जिक्र किया था, मैं याद वो डिस्कस करके जो बेस्ट सोल्यूशन अवेलेबल रिगार्डिंग दैट पर्टिकुलर पेशेंट वो उसको एडवाइस किया जाता है और बाद में फिर ट्रीटमेंट स्टार्ट किया जाता है। गवर्नमेंट ने एक बहुत अच्छा प्रोग्राम सेहत सहूलत कार्ड स्टार्ट किया था जिसके ऊपर अभी भी काम चल रहा है, ऑल्दो दे थोड़ी सी लिमिटेशंस, लेकिन बट एनी हाउ उसमें ये था कि पेशेंट बेनिफिट के लिए बहुत अच्छा प्रोग्राम था जिसके अंदर पेशेंट को आफ्टर यानी जब ट्रीटमेंट स्टार्ट होगी तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट या जो भी उसके हिसाब से वो चलेगा। तो दैट्स वाई वो जो एक कॉन्सेप्ट है कि कॉस्ट वो इस प्रोग्राम के ज़रिए, और इसके अलावा और बहुत से डिफरेंट प्रोग्राम्स हैं जो चल रहे हैं जिसमें पेशेंट की बेनिफिट रिगार्डिंग द फाइनेंशियल तो उनको हेल्प किया जा सकता है। ठीक है। जिस तरह हुमायूं ने ये बात कही कि जी विलिंगनेस पे हम बात कर रहे थे और हुमायूं ने कहा कि जी कुछ पेशेंट्स ठीक हो जाते हैं, कुछ नहीं होते और उनको बार बार होता रहता है। बहुत सारी ख़वातीन को ये बहुत बड़ा मसला होता है, वो इस बहुत बड़े ट्रॉमा में चली जाती हैं कि उनके बाल गिर गए हैं, आईब्रोज गिर गई हैं, आई लैशेस गिर गई हैं और उसके बाद उनको समझ नहीं आ रहा होता वो दुनिया को कैसे फेस करें। वही लोग जो उनके साथ नहीं किया जाता है, नहीं, या तो अगर वही लोग जो उनको पहले रश की निगाह से देखते थे कि इसके पास सब कुछ मौजूद है, आहिस्ता इसकी निगाह से देख रहे हैं तो वो जो नजरें होती हैं उसके साथ वो कोप अप नहीं कर सकते, जो बदलाव होता है रवैये में। उस तरह के लोगों को क्या अपने इस ट्रीटमेंट के साथ जो उनका हो रहा है किसी साइकोलॉजिस्ट के पास भी जाना चाहिए, उससे भी कंसल्ट करना चाहिए? ये भी मैं आपसे पूछूंगी। हम कॉलर ले लेते हैं। याहिया है जी हमारे साथ कराची से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, सबको जुम्मा मुबारक हो। आपको भी जुम्मा मुबारक हो।
डॉक्टर साहब को खुशी सलाम हो, और मैं तारीफ इसलिए नहीं करूंगा, इतनी तारीफें हो चुकी है ना कि वो सारी जो तारीफें मुझे करनी थी वो लोग कर चुके हैं। आप भी अपने शहीदों में नाम लिखवा लें। डॉक्टर साहब से डायरेक्टली मैं बात करना चाहूंगा। डॉक्टर साहब मुझे सिर्फ एक सवाल करना है। सवाल ये करना है कि थायराइड कैंसर के डिफरेंट स्टेजेस होते हैं। इनिशियल स्टेजेस में अक्सर लोगों का कैंसर नहीं पकड़ा जाता। उसकी वजह जो मुझे समझ में आती है ना, जब हम जनरल प्रैक्टिशनर के पास जाते हैं तो क्योंकि हमारे यहाँ प्रॉपर सिस्टम निजाम नहीं है, हम पीरियोडिक अपनी चेकअप्स नहीं कराते, तो इसकी वजह से वो हम जब दूसरे स्टेज पे पहुंच जाते हैं या तीसरे स्टेज पे तो हमें प्रॉब्लम होती है। आपके ख्याल में पाकिस्तान के अंदर जो, क्योंकि दुनिया भर में जनरल प्रैक्टिशनर जो है वो एक स्पेशल कोर्सेज करके आते हैं, यहाँ तो भी जो भी MBBS करके आ जाता है वो डायरेक्ट अपनी क्लिनिक खोल लेता है। उनकी ट्रेनिंग करनी क्यों जरूरी है कि ताकि अगर ऐसा कोई मामला हो तो इनिशियल स्टेजेस में तो वहीं से गुजर के जाता है ना, फिर कंसल्टेंट के पास जाता है। उसके लिए क्या सिस्टम आपने बनाया भाई, आप क्या सजेस्ट करेंगे? दिस माय क्वेश्चन ओनली। ठीक है, that's very जी good बिल्कुल। question. जनरल फिजिशियन जिस तरह बताया इन्होंने भी, ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है अच्छे जो फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री जो है वहाँ पे एक इसको एज अ स्पेशलिटी इसको ट्रीट किया जाता है, एज अ स्पेशलिटी इसकी ट्रेनिंग होती है। यानी सिंपल MBBS किया, उसके बाद फिर वो स्पेशलिस्ट प्रोग्राम के अंदर एंटर होगा, जिसके बाद वो जनरल फिजिशियन बनेगा। तो उसमें वहाँ पे तो ये प्रोग्राम है। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ उस तरह से नहीं है, लेकिन बट एनी हाउ अब स्टार्ट कुछ हो रहे प्रोग्राम फैमिली फिजिशियन का या इस तरह से कुछ प्रोग्राम जो कि बेसिकली अंडर ग्रेड स्टूडेंट्स को पढ़ा दिया जाएगा और उसके बाद आगे फिर उसकी फर्दर स्पेशलिटी जो जनरल फिजिशियन से रिलेटेड, तो उसके ऊपर स्टार्ट तो किया है अभी। लेट्स होप कि ये विद द पैसेज ऑफ टाइम एडवांसमेंट होगी। हलीमा ने बड़ा अच्छा सवाल पूछा है मेरे ख्याल में वो, कि क्या एक कैंसर पेशेंट को साइकोलॉजिस्ट को भी कंसल्ट करना चाहिए व्हाइल द ट्रीटमेंट। विल आस्क दिस आफ्टर शॉर्ट ब्रेक, स्टे विद अस। जी वेलकम बैक टू द शो। जल्दी से सवालों की तरफ आते हैं। जो सवाल मैंने पूछा था डॉक्टर साहब, उसकी तरफ आते हैं कि साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट जो होता है ख़वातीन पे बाल गिरने के बाद, उनको क्या किसी साइकोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए कंसल्ट करने के लिए? देखिए कैंसर जो है वो बजाते खुद एक फियर तो है ही है। तो पेशेंट जो डायग्नोज होते हैं वो दे फील लाइक अलोन। ऑब्वियसली वो उस तरह के एक सॉर्ट ऑफ एक गिल्टी टाइप, एक जो कि होना नहीं चाहिए लेकिन एक फीलिंग आ जाती है नेचुरली। तो उसमें फिर जारी बात है डिस्कशन इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। तो डिस्कशन के लिए फैमिली के साथ डिस्कस करना, फैमिली को उनके साथ डिस्कस करना, जब तक ट्रीटमेंट चल रहा है, जब तक डिजीज़ का प्रोसेस चल रहा है, उनके साथ डील करना सारा कुछ, दैट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। सेकंड, यस साइकोलॉजिस्ट और साइकेट्रिस्ट की ज़रूरत पड़ सकती है, क्योंकि पेशेंट ने क्योंकि सिर्फ एक तो बॉडी से रिलेटेड डिजीज़ प्रोसेस चल रहा है, लेकिन एक मेंटली प्रॉब्लम भी उसके माइंड के अंदर चल रहा है कि शायद वो क्योर हो ना हो, या उसके कुलीग्स या सराउंडिंग एरिया के लोग अब ये कहना शुरू हो गए हैं कि हाँ ये ते मर गया, ठीक है, इस तरह की फीलिंग। तो वो जब तक वो डिस्कस नहीं करेगा, बातचीत नहीं करेगा, हेल्प आउट नहीं होगा, तब तक वो जो है 100% कह लें आपके वो बिल्कुल ठीक नहीं हो सकता। तो साइकोलॉजिस्ट एंड साइकेट्रिस्ट का रोल बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। दे शुड कंसल्ट अगर कोई भी इस तरह का प्रॉब्लम आ रहा है, माइंड के अंदर आ रहा है, ताकि वो उनके साथ डिस्कस किया जाए, और इफ़ दे रिक्वायर्ड सम सॉर्ट ऑफ ट्रीटमेंट रिगार्डिंग दैट इशू तो वो एडवाइस किया जाए। और ठीक है, मैंने आपसे जड़ी बूटियों के हवाले से सवाल पूछा था, क्या जड़ी बूटियों से ये चीज़ों से भी हल होता है? देखें जो काफ़ी ज़्यादा ड्रग्स हैं जो यूज़ करते हैं इसके अंदर इसकी ट्रीटमेंट के लिए, फॉर एग्जांपल कीमोथेरेपी, तो बेसिकली जड़ी बूटियाँ आर द रॉ मटेरियल। इन्हीं के प्रोसेस से ही वो मेडिकेशंस और दवाइयाँ बनी हैं। तो इन जड़ी बूटियों के ऊपर अब सर्च होनी चाहिए। I like it you have not denied the fact, but that's very nice of you, लेकिन सॉरी मैं आप ही के सवाल में से एक सवाल है, क्योंकि आपने इस तरह के लोगों का जिक्र किया है डॉक्टर साहब। बहुत सारे जो संडे मैगजीन और इस तरह के जो अखबार होते हैं उनमें एड्स आए हुए होते हैं कि बग़ैर ऑपरेशन के, बग़ैर कट लगाए, बग़ैर सुई का इस्तेमाल किए, ये बाकायदा लाइंस लिखी हुई होती है, और ये किए बग़ैर, और इसके बग़ैर कैंसर का बिल्कुल
मुकम्मल, थैंक यू सो मच फॉर द वर्ड, मुकम्मल इलाज। और जब आप उनके पास जाते हो, ऐसा नहीं है कि हमने उनके पास जाके इसके ऊपर पूरी तहकीक करके मैं ये सवाल आपसे पूछ रही हूँ, जब आप उन लोगों के पास जाते हो आप उनको कहते हो कि आपके इलाज तो मैं करा लूँगा, कितने महीने का इलाज है जी? 4 महीने का इलाज है, 4 महीने का इलाज हो जाएगा। उसके बाद आप ये मेक श्योर करते हैं, आप लिख के देते हैं स्टैम्प पेपर पे कि मुझे नहीं कराना पड़ेगा ऑपरेट और डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ेगा। देखिए जी, वो तो अल्लाह के हाथ में है, अगर अल्लाह के हाथ में ही है तो डे 1 से हम डॉक्टर के पास क्यों ना जाए। तो इस तरह के जो क्वैक्स होते हैं, इनके पास जाने के बाद, और वो भी तो आपको यही कह रहे हैं ना, फलानी जड़ी बूटी से हमने ये बना के दिया है, लेकिन उसके अंदर क्या क्या डला है हमें तो नहीं पता लग रहा कि क्या डला है क्या, और ना ही वो FDA या कोई भी पाकिस्तान की किसी इदारे से अप्रूव्ड है। वो कैसे खा सकते हैं हम जब आपको इतनी बड़ी बीमारी है कैंसर? यही बात है, क्योंकि उसके ऊपर वो जो दिस आर रॉ मटेरियल्स, उसके ऊपर कुछ सर्च नहीं है एग्जैक्टली, अनफॉर्चुनेटली, जिस पे होना चाहिए कि उसके अंदर क्या चीज़ें हैं जिसको एक्सट्रैक्ट करके फिर ये मेडिकेशंस वो भी इसी तरह ही बनती हैं, वो बनी है। सेकंड, रेगुलेटरी अथॉरिटी, ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, जो ये क्वैकरी और इस किस्म की चीज़ों को होल्ड करे और उसको रिस्पॉन्सिबल बनाए। और ये एक वन ऑफ द रीज़न है अनफॉर्चुनेटली कि आगाही नहीं है हमारे अवाम के अंदर। वो अब ऐसी जगहों पे पहुंच जाते हैं जिसकी वजह से जो अर्ली डिजीज़, अर्ली स्टेज के अंदर जो पिक होना था, वो दे कन्वर्टेड इनटू द एडवांस वन। और फिर जब वो फिर जब प्रॉपर डॉक्टर के पास जाएंगे तो फिर अनफॉर्चुनेटली। मेरा आखिरी सवाल है आपसे, मैं ये समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो हामला औरतें होती हैं, खुदा ना खास्ता उनको कैंसर हो जाता है, क्या उनके बच्चे को भी कैंसर हो सकता है और उनकी डायग्नोसिस कैसे हो सकती है? बिकॉज यू कांट ऑपरेट देम व्हाइल दे आर प्रेग्नेंट। तो ये तरह मुझे इसके बारे में देखें, उसमें कैंसर जेनेटिकली ट्रांसफ़र तो हो सकते हैं, ठीक है, अगर यस जेनेटिकली वो उसकी जीन्स है ना, वो तो ट्रांसफर होंगी, सब फ्रॉम द मदर टू द हर चिल्ड्रन दे कैन, तो या फ्रॉम फादर टू, तो उस दौरान पे भी हो सकता है। फिर उसके अंदर कुछ ब्लड टेस्ट समझें आप, जेनेटिकली टेस्ट किए जा सकते हैं। अब तो बहुत अच्छी एडवांसमेंट हो सकी है कि ड्यूरिंग द फीटल लाइफ आप वहाँ पे भी उसका फीटस से जो है वो सैंपल एक्सट्रैक्ट करके रिमूव हो सकता है कैंसर व्हाइल शी इज प्रेग्नेंट। यस, उसकी ट्रीटमेंट्स हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रीटमेंट, टाइप पे भी डिपेंड करता है। बहुत ज़्यादा हाई अगर कैंसर स्टेज 3 है तो फिर तो कोई नहीं, ऑब्वियसली फिर तो ज़रा डिफिकल्ट हो जाएगा, फिर किसी और एंगल से सोचना पड़ेगा कि आप पहले क्या करना है, ट्रीटमेंट के अंदर प्लान क्या होगा। अगर ब्रेस्ट कैंसर है, सॉरी, अगर ब्रेस्ट कैंसर, मैंने कहा था आखिरी सवाल है लेकिन मुझे ज़हन में, अगर ब्रेस्ट कैंसर है और वो फीड करा रही हैं, क्या उससे भी मसला होता है कि उन्हें नहीं पता और लेटर ऑन पता चला और उन्होंने फीड भी बच्चे को कराया है? उससे फीड से कोई ऐसा उसमें उस तरह से नहीं है कि फीड कराएंगे तो वो ट्रांसफ़र हो जाएगा, दैट इज़ नॉट जस्ट लाइक दैट। तो वो जेनेटिकली जो है वो उस तरह से ट्रांसफ़र है या कुछ और फैक्टर्स हैं उस तरह से ट्रांसफ़र है। इस तरह से वो फीडिंग के जी वो फीड करा रही है, उस जगह का कैंसर था, तो इस तरह से कोई ऐसा वो नहीं है। हलीमा जो बता रही तलत आंटी भी, उनके पेरेंट्स जो भी भाई, उन पे सबसे मुझे लगता है सबसे ज़्यादा रोल होता है जो इर्द गिर्द के लोग हैं, हाउ दे गोइंग टू टेक केयर, पेशेंट का जो ख्याल रख रहे होते हैं, केयर टेकर होते हैं, उनका सबसे ज़्यादा रोल होता है। डॉक्टर साहब, ख़वातीन जो हैं उनमें ये शरह जो है ज़्यादा है, अब उसकी रीज़न्स क्या हैं? क्या निगलेक्ट करना रीज़न है अपने आप को, या ये सोचना कि क्योंकि बहुत सारी ऐसी जगह होती हैं जो आप बॉडी की एक्सपोज नहीं करना चाहते, शर्म का भी एक फैक्टर होता है हमारे यहाँ, आप नहीं चाहते कि आप जाके किसी को दिखाओ, आप कहोगे खुद ही ठीक हो जाएगा, खुद ही ठीक हो जाएगा। क्या ये फैक्टर है शर्म वाला, या ये फैक्टर है कि हम ख़वातीन वैसे ही अपने आप को निगलेक्ट करने के आदी हैं कि हम इग्नोर करते रहते हैं अपने आप को? फैक्टर क्या है कि वो चीज़ इतनी ज़्यादा एग्रीवेट कर जाती है कि फिर वो इस हद तक पहुंच जाती है? ये सारे फैक्टर्स मौजूद हैं। हमारा जो सोशल स्टेटस, सोशल जो हमारा जो लाइफ का लिविंग का स्टैंडर्ड, उसके अंदर आम तौर के ऊपर यही है कि खातून जो है वो घर में किसी से डिस्कस नहीं करेगी बीमारी से बारे, अपनी बहन से नहीं करेगी, अपनी वालदा से नहीं करेगी। तो यही चीज़ आगाह करने के लिए आगाही प्रोग्राम जो डिफरेंट होते हैं, फॉर एग्जांपल सब वो अक्टूबर की पहले स्टार्ट में बात की थी, पूरा मंथ मनाया जाता है, वो यही बात है ताकि उनको बार बार आगाह किया जाए, उनको गाइड किया जाए, खातून को भी स्पेशली, कि भाई वो कम से कम कहीं भी कोई ऐसी अलामत नमूदार होती है तो एटलीस्ट वो एक तो सेल्फ एग्जामिनेशन रिगार्डिंग, अगर द ब्रेस्ट एग्जामिनेशन की बात करें तो सेल्फ एग्जामिनेशन उनको बताया जाए, ये स्कूल के लेवल पे, कॉलेज लेवल पे हर स्टूडेंट्स बच्चियों को बताया जाए कि भाई क्योंकि ये प्रॉब्लम उनसे रिलेटेड है तो उसको कैसे देखना है, कैसे उसका तशख़ीस करनी है, फिर घर में डिस्कस करना बहुत इंपॉर्टेंट। हमारा सोशल सिस्टम ऐसा है कि जिसके अंदर कह लें कि मैन बाउंड कि जी चौधराहट वाला सिस्टम, तो उसके अंदर वो खातून बेचारी वो पिसी हुई है, वो वाला भी एक फैक्टर है। तो अगर वो
बात करेंगे, डिस्कस करेंगे किसी भी बीमारी, किसी भी अलामत के बारे में घर में, क्योंकि बेसिकली ये घर से स्टार्ट होता है। आप अपने पेरेंट्स को बताएंगे कोई, या अपने सिबलिंग्स में बात करेंगे, उनको बताएंगे, फिर वो आगे ऑब्वियसली कोई ना कोई रास्ता निकालेगा कि भाई आप इसको फलाने डॉक्टर साहब के पास लेकर चला जाए, क्योंकि वो खुद नहीं जा सकती, तो इसको लेकर जाया जाए, वहाँ पे जाके डिस्कस किया जाए। तो दिस इज़ इंपॉर्टेंट, सारे फैक्टर्स इंपॉर्टेंट है। सेल्फ एग्जामिनेशन रिगार्डिंग द ब्रेस्ट, उसकी एग्जामिनेशन ब्रेस्ट कैंसर, वो बहुत इंपॉर्टेंट, उनको बताया जाए कि हर महीने नहीं तो हर 15 दिन के बाद आप आईने के सामने खड़े होकर अपना मुआयना करें, देखें कहीं भी कोई ऐसी गिल्टी, कोई भी ऐसी अलामत नमूदार हो रही है, कोई शेप चेंज हो रही है, उसका जरा ध्यान रखें, ताकि वो अर्ली स्टेज, बेसिकली दीज आर ऑल द अर्ली सिम्टम्स जो उसको नजर आएंगे, जरूरी है। डॉक्टर साहब एक चीज मैंने कहा था, आखिरी सवाल, शुक्र है हमारे पास वक्त में, पूछ सकता हूँ, माउथ कैंसर मर्दों में बड़ा देखा जाता है, हमने सिगरेट को स्विच कर दिया एक गोलियों से जो कि गोल डब्बी में मिलती है आपको, ऑफ कोर्स सबको पता है मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ, अब वो निकालते हैं, अब वो मुंह में डाल लेते हैं, नस्वार की जगह वो खाना शुरू करें, एक वो अल्टरनेटिव आ गया, एक आ गया वेप आ गया। क्या वेप और वो जो गोलियां आप खाते हैं जो आप नस्वार की जगह खाते हैं, क्या इससे भी माउथ कैंसर होता है? बिल्कुल, ऑब्वियसली दीज आर ऑल प्रोसेस्ड और सिंथेटिक्स, तो उसके अंदर ऑब्वियसली उसके फैक्टर्स हैं, उसके लेकिन बड़ा एलानिया कह दिया जाता है कि इसमें तो निकोटीन जो है वो परसेंटेज बड़ी कम है, लेकिन मेरा ये मानना है कि आप निकोटीन लिक्विड में, बल्कि वो तो ज्यादा, देयर इज नो फिल्टर, तो वो ज्यादा होती है, तो क्या वेप सिगरेट का एक छोटा अल्टरनेटिव हो सकता है या नहीं उतना ही नुकसानदेह जितना सिगरेट है? आई थिंक उससे ज़्यादा नुकसान, उससे ज़्यादा नुकसान, देयर इज नो फिल्टर, क्योंकि सिगरेट के अंदर इट्स नॉट निकोटीन जो कैंसर कॉज कर रहा है, बिकॉज निकोटीन हमारी बॉडी के अंदर भी बन रही है, लेकिन स्मॉल अमाउंट के अंदर, लेकिन जो है उसके अंदर और कार्सिनोजेंस सिगरेट के अंदर पेपर है और बहुत से और केमिकल्स हैं जो उसके अंदर ऐड किए जाते हैं ड्यूरिंग द प्रोसेस। सिमिलरली द वेप क्योंकि स्टार्ट हुआ है तो उसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा स्टडी करने की ज़रूरत है, लेकिन ऑब्वियसली दीज आर ऑल सिंथेटिक। एंड द वर्स्ट पार्ट इज कि 12 साल के बच्चों को वेप दिया, बाबा कहते चलो वेप शुक्र है पी रहा है, सिगरेट की तो आदत नहीं पड़ेगी। और देयर आर आई हैव पीपल इन फैमिली, बट थैंक यू सो वेरी मच, इट वाज ऑलवेज अ प्लेजर टू टॉक टू यू डॉक्टर सईद। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब फॉर कमिंग। एक चीज आपसे जरूर हम ये बात कहेंगे कि आपने जब भी बात की आपने बड़ी टेक्निकल नॉलेज हमारे साथ ट्रांसफर की, वी आर रियली थैंकफुल टू यू टू एजुकेट अस। आपसे इंशाल्लाह फिर दोबारा जरूर मुलाकात होगी। हम यहाँ पे लेंगे छोटा सा ब्रेक के बाद वापस हाजिर होंगे, हमारे साथ होंगे नए मेहमान, देखते रहिए। वेलकम बैक टू द शो। आज सुबह ही हम लोगों ने बात की थी कि पानी के मसाइल जो हैं वो पहले छोटे छोटे घरों में हुआ करते थे, छोटे छोटे लोगों के घरों में कि पानी नहीं आता था। बड़े बड़े लोगों के घरों में भी ये मसाइल होना शुरू हो गए हैं कि जी पानी नहीं आ रहा और टंकी नहीं भरी और अब जो है नहाने का पानी रहा नहीं है। लेकिन कुछ लोग मुझे कह रहे थे अभी ब्रेक के दौरान कि हम कोई मशीन लगाने वाले हैं जिससे पानी जो है वो खींच लिया जाएगा बाकी लोगों का। ऐसा क्यों कर रहे हैं आप? नहीं मजाक कर रहा हूँ, ऐसा कोई मशीन है ही नहीं। ऐसी मशीन है, ऐसी मशीन आप लोगों ने लगाई हुई है, आपको पता है? ऐसी मशीन है, मुझे तो लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती अल्हम्दुलिल्लाह। मैं नेबर हूँ ना आपकी, तो आ जाता है पानी। अच्छा जी, खैर पाकिस्तान में एनर्जी का मसला बहुत ज़्यादा है और पानी का मसला भी बहुत बड़ा एक मसला बनता जा रहा है, जिसकी वजह से हमारा जितना भी एग्रीकल्चर है वो बहुत ज़्यादा मुतासर हो रहा है। क्योंकि हमारा जाहिर है किसी भी मुल्क में जब एग्रीकल्चर लैंड होती है तो उसको पानी की ज़रूरत होती है। जो भी क्रॉप आप लगाते हैं उसको उगाने के लिए पानी की ज़रूरत है और उसकी वजह से ये मसला भी बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। एग्रीकल्चर बेस्ड कंट्री तो इसलिए बिल्कुल जी। चावल की जिस तरह फसल के बारे में आप सबको पता होगा कि चावल की फसल जो है वो उसमें पानी खड़ा रखना पड़ता है कंटिन्यूसली ताकि वो तैयार हो सके। तो इस तरह के बहुत ज़्यादा मसले मसाइल हो जाते हैं और जब प्रोडक्शन कम हो जाती है तो जाहिर है फिर हम अपने मुल्क की ज़रूरियात ही पूरा करेंगे, एक्सपोर्ट की तरफ जा नहीं सकते। हाँ बिल्कुल। तो बड़े अच्छा आप अल्फाज बोल रहे हो जब से मैंने आपको मशीन वाली बात की है। तो इन्हीं सारी चीज़ों के ऊपर बात करने के लिए स्पेशलिस्ट को आज हमने बुलाया है कि पाकिस्तान में जो पानी के मसाइल हैं वो किस तरह से हल हो सकते हैं। क्योंकि हम मैप में एक ऐसी जगह पे मौजूद हैं कि बहुत सारे कंट्रीज़ के इधर उधर जो हमारे नेबरिंग कंट्रीज़ हैं उनकी वजह से भी हमें पानी के मसले मसाइल को फेस करना पड़ता है। तो कैसे ये मसले मसाइल जो है वो हल हो सकते हैं, इन चीज़ों के बारे में आज हम बात करेंगे। हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं, डायरेक्टर एंड नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं वाटर रिसोर्सेज के, हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर अब्दुल वहाब साल साहब। अस्सलाम वालेकुम, कैसे डॉक्टर साहब? अल्लाह का शुक्र, सब खैरियत है, आप बताएं सब? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक।
तो डॉक्टर साहब कितने बजे उठते हैं सुबह? 6 साढ़े 6 बजे। और सोते कितने बजे? 11-12 बजे। 11 बजे, दैट्स अ गुड टाइम ऑफ स्लीप। डॉक्टर साहब सबसे पहला सवाल मेरा दिल चाहता है कुछ और पूछूं। मतलब जब भी आप पीएचडी करने लगते हैं, जब भी आप मास्टर्स करते हैं, तो आप ऐसे सब्जेक्ट आप ऐसे सब्जेक्ट्स को चुनते हैं जो कि जिसका जो है फुकदान ना हो मुल्क में, आपको स्कोप ज़्यादा हो। आपने तो वो तीनों चीज़ें ली जो हमारे मुल्क में काफ़ी फुकदान है, वाटर का भी, एनर्जी का भी और फूड का भी। स्कार्स कंट्री है हम, अगर इट कम्स टू वाटर, पानी पे हम डिपेंडेंट भी हो जाते हैं, क्योंकि कुछ हमारे मुआहदे हैं जिन मुआहदों को देख कर हमें उतना पानी मिलता है। अब वो मुआहदे चेंज भी नहीं हो सकते बिकॉज वो यूएन से अप्रूव्ड मुआहदे हैं। वो आप जितने भी जो काउंसिल्स हैं, ऑर्गेनाइजेशन हैं, उनसे अप्रूव्ड मुआहदे हैं। अरेबियन सी भी हमारे साथ है, हम वहाँ से पानी ले सकते हैं। हमारे पास गवादर पोर्ट है जो बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है। आई वुड लाइक टू नो कि इसका ये लेने का डिग्री का मकसद क्या था आपका? मैं तो पहले ये पूछना चाहूँगा। जैसे आपको पता है कि आपने खुद बताया कि पानी, एनर्जी ये एक अहम इशू है, कंट्री है, हमें स्कार्स कंट्री हैं, तो इस पे जो है एडवांस रिसर्च की ज़रूरत है और डिफरेंट इनोवेशंस की ज़रूरत है कि हम जो मसाइल को फेस कर रहे हैं पाकिस्तान में, स्पेशली वाटर के हवाले से, वाटर स्कैरसिटी के हवाले से, वाटर की पुअर मैनेजमेंट के हवाले से, और हमारी आबादी बढ़ रही है, तो उस कॉन्टेक्स्ट में ज़रूरत है कि न्यू नॉलेज, एडवांस टेक्नोलॉजीज़ इस पे रिसर्च की जाए और इस पे अपनी नॉलेज को इम्प्रूव किया जाए और फिर कंट्रीब्यूट किया जाए अपने कंट्री में। उस कॉन्टेक्स्ट में मैंने सोचा कि मैं वाटर, एनर्जी और फूड नेक्सिस, आजकल जो ये तीनों जो है इम्पोर्टेंट सेक्टर्स हैं, और स्पेशली पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में, क्योंकि पाकिस्तान एग्रीकल्चर कंट्री है और एग्रीकल्चर के लिए आपको जो पानी चाहिए वो 90% जो वाटर है वो आपका इरिगेशन वाटर, आपको जो आपका सरफेस वाटर यूज़ हो रहा है। तो उस पानी की जो स्कैरसिटी, अब जो आबादी बढ़ने की वजह से और डिफरेंट कंपटीशन बढ़ रहा है डिफरेंट सेक्टर्स के, अब इंडस्ट्री को वाटर चाहिए, आपको जो है ना हाउस होल्ड लेवल पर पानी चाहिए, जैसे आपने भी बताया। बिल्कुल। तो इस कॉन्टेक्स्ट में आपको पानी की बेहतर और इम्प्रूव्ड और मैनेजमेंट की ज़रूरत है। तो उस कॉन्टेक्स्ट में दुनिया में बहुत कुछ काम हो रहा है, तो ज़रूरत थी कि इस पे आप देखें, उसको फर्दर डीपली एक्सप्लोर करें और आप जो ना इस पे अपनी नॉलेज गेन करें और वापस आकर कंट्रीब्यूट करने की कोशिश करें। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। डॉक्टर साहब, जिस तरह हुमायूं ने बात की, पहले मैंने बात की कि हमारा जो मुल्क है वो बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है पानी के ऊपर, लेकिन पानी के मसाइल भी उतने ही ज़्यादा हैं। रिसर्च की कमी है, किस चीज़ एक्शन लेने, या रिसर्च मौजूद है, एक्शन लेने की कमी है। वजह क्या है कि हम लोग हर वक्त पानी के मसाइल में घिरे रहते हैं। कभी हमारे पास पानी नहीं होता, कभी इतना पानी होता है कि सैलाब की सूरत हाल होती है। हमने क्यों इस पानी को अपने पास स्टोर करके रखने की जगह ही नहीं बनाई हुई कि जब पानी ज़्यादा आए, बारिशें हों, फ्लड्स की सूरत हाल हो, तो हम पानी को स्टोर कर लें? ऐसा कोई प्रोजेक्ट हमारे पास मौजूद ही नहीं है। नहीं, देखो, पानी हमारे पास जो है काफ़ी है पाकिस्तान में। हम ये कहें कि पानी की कमी है, पानी की कमी इसलिए हो रही है कि हम इसको प्रॉपर्ली मैनेज नहीं कर पा रहे, मिस मैनेजमेंट है हमारी। तो हमारे लॉसेस बहुत हैं पानी के, जिसकी वजह से हम डिफरेंट रीजन्स पे कहाँ पे ज़्यादा पानी है, कहीं पर जो है पानी नहीं है, तो ये हम इश्यूज़ फेस कर रहे हैं। दूसरा जो आपने इशारा दिया कि हमारे पास स्टोरेज की कमी है, ये एक हकीकत है कि हमारे पास स्टोरेज, जब पानी ज़्यादा होता है तो हमारे पास ऐसे डैम्स नहीं है जिसमें हम पानी को स्टोर कर सकते हैं। अच्छा, एक और चीज़ जो जिसकी हुमायूं ने भी बात की, अगर हुमायूं की ज़मीन है और मेरी भी ज़मीन है, लेकिन मेरी ज़मीन हुमायूं की ज़मीन से बहुत बड़ी ज़मीन है, मैं बड़ी जिम्मेदार हूँ, फॉर एग्जांपल के तौर पे कह रही हूँ, ये असल में ऐसा कुछ भी नहीं है, असल में ऐसा कुछ भी नहीं है, तो मैं क्या करूँगी? मैं या तो ट्यूबवेल को अपने पास कर लूँगी, या मैं ट्यूबवेल से डायरेक्ट लाइन लगाऊंगी अपनी ज़मीन की तरफ, और जो बाकी छोटे छोटे फार्मर्स होंगे या छोटे छोटे किसान होंगे, उनकी जो ज़मीनें हैं वो रह जाएंगी, या फिर वो भीख के तौर पे मुझसे पानी मांगने आएंगे। हलीमा, कि हमें थोड़ा सा पानी है ना, ये होता है कि वो भीख के तौर पे जो उनका हक है, जो हुकूमत ने ट्यूबवेल उनको लगा के दिया है, वो मुझसे मांगने के लिए आएंगे कि थोड़ा सा पानी हमें भी दे दे, 1 घंटा पानी हम इस्तेमाल कर लें, आधा घंटा हम इस्तेमाल कर लें। इसके ऊपर कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं? क्या होने चाहिए इसके ऊपर रूल्स एंड रेगुलेशंस? कि मुझे तो सब कुछ मिल रहा है क्योंकि मेरे पास ताकत है, पैसा है, सब कुछ है, कॉन्टैक्ट्स हैं, लेकिन जो छोटे छोटे लोग हैं वो क्या इसी वजह से फिर अपनी प्रोडक्शन बंद कर देते हैं कि हमें जब कुछ मिलना ही नहीं है, हमने जाके जलील भी होना है, पानी तक के लिए हम लोगों की मिन्नतें कर रहे हैं, तो फिर हम छोड़ देते हैं इस काम को? ये बदकिस्मती से हमारे मुल्क में प्रॉपर ग्राउंड वाटर रेगुलेशन नहीं है, जिसकी ज़रूरत है कि
आप एक एरिया में, क्योंकि ग्राउंड वाटर के लिए आपको ज़रूरी है कि एक्वीफर जो है उसको हमने मॉनिटर करने की ज़रूरत है। अगर कोई एक जगह पे फार्मर जो इन्फ्लुएंशियल फार्मर है वो ज़्यादा जो वाटर पंप कर रहा है, तो अल्टीमेटली जो सराउंडिंग जो छोटे फार्मर हैं उन वो जो है उन पे असर पड़ता है। दूसरा, जो फार्मर हैं वो ट्यूबवेल जो है वो छोटे फार्मर अफोर्ड नहीं कर सकते, तो वो रेंटिंग पे पानी ले रहे होते हैं नेबरिंग फार्मर से। तो ये अगर प्रॉपर तरीके से इसकी रेगुलेशन हो कि आपको किस लोकेशन पर, किस जोन में अगर ग्राउंड वाटर डिप्लीशन हो रहा है तो आपको एक रिस्ट्रिक्शन हो कि किस लेवल तक आपने पानी यूज़ करना है और थोड़ा सा टाइम दिया जाए ताकि वो रिचार्ज हो अगेन। तो ये इश्यूज़ हैं जिस पे गवर्नमेंट काम कर रही है और फर्दर इस पर ज़्यादा ज़रूरत है काम करने की। हम वापस आएंगे, हम आपसे पूछेंगे वाटर के और एनर्जी के, क्लाइमेट के वजह से कितने ज़्यादा हमें मसाइल हुए हैं। क्लाइमेट चेंज की वजह से हमारी फसलें जो कि वो जो मौसम उन्हें चाहिए होता है वो उन्हें मिलता नहीं है। जब उन्हें बारिश चाहिए होती है ना वो बारिश मिलती नहीं है, तो हमारी फसलें तबाह हो जाती हैं। फिर कौन जलील हुआ? एक तो फार्मर जलील हुआ जिसने प्रॉफिट कमाना था, और एक जिसने लेना था अब उसके लिए महंगा होगा क्योंकि डिमांड सप्लाई कम है और डिमांड ज़्यादा है। अनीला, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, प्यारे हमायों, प्यारी हलीमा, जुम्मा मुबारक। जुम्मा मुबारक आपको भी। कैसे हो? शुक्र अल्लाह का। हलीमा, आज आपकी वही बात है, पंखड़ी गुलाब की सी है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। और आप दोनों की नजर एक शेर मैंने रात जरूर आपको, मैं पहले पोल्ट्री लिखती हूँ लेकिन अब जब से छोड़ दी थी, अब आपका शो देखना शुरू किया, फिर से पोल्ट्री आनी शुरू हो गई। कितनी खुशी हो रही है ये सुन के, बहुत खुशी हो रही है। थैंक यू सो मच। आप दोनों की नजर एक लाइन, बहुत देर तक बैठ के सोचा कि तुम कैसे लगते हो, जैसे दूध के साथ खजूर ऐसे ही तुम लगते हो। दूध कौन है, खजूर कौन है? मैं खजूर बन जाती हूँ, आप दूध बन। हाँ, मैं दूध बनना है, मैंने नहीं खजूर। आप लंबे है ना, जरा तो दूध का गिलास बन जाए। हाँ वही ना, मुझे छुआरा ना बनाइएगा। छुआरा छुआरा नहीं हूँ मैं, अजवा हूँ, अजवा खजूर हूँ मैं। बिल्कुल। हलीमा, आज तो आप पंखड़ी गुलाब की सी है। थैंक यू अनीला, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आमीन। आप खाते हैं खजूर? खजूर और दूध खाते हैं? कौन नहीं खाता? खाने पीने का तो बहुत शौक। हमारे पास एक सिंधी है, अल्लाह माफ करे, अल्लाह माफ। आप सबको खाने पीने का बहुत शौक होता है? नहीं, ज़रूरी नहीं है, सब अपने अपने साथ। नहीं, हम पैसों की बात नहीं कर रहे, खाने की बात कर रहे हैं। पैसा खाने की बात नहीं, रोटी खाने की बात। रोटी खाने की वो तो सिंध में वो खाते हैं, वो भी खाते हैं। हाँ। सिंधियों को वो भी बहुत शौक है। वैसे तो गुजरांवाला और लाहौर ज़्यादा मशहूर है खाने पीने के हवाले से। हाँ, लेकिन उनसे भी हमारा पाला नहीं पड़ा था हमारा। लेकिन सिंध में जो सियासी लोग हैं वो मेरे ख्याल में से पैसा खाते हैं। मैं कुछ नहीं कर सकता। ये तो अच्छा, तो वापस आते हैं उसी बात के हवाले से। पाकिस्तान का मसला है, एक किसी प्रोविंस का मसला नहीं है। किसी प्रोविंस का मसला। क्लाइमेट के हवाले से क्या चेंजेस आए हैं बहुत ज़्यादा? क्या उसकी फसलों को नुकसान पहुंचा है, वाटर और फूड को इसका नुकसान पहुंचा है क्लाइमेट चेंज का? जी बिल्कुल, ये अब और ज़्यादा पहुंचेगा जिस तरह की सिचुएशन डेवलप हो रही है क्लाइमेट चेंज के हवाले से। आपने देखा बारिश ही नहीं हो रही। दिसंबर पूरा गुजर गया, बारिश नहीं हुई। जनवरी आधा गुजर गया, बारिश नहीं हुई। लाहौर में मसनूई बारिशें कराने के लिए हम मजबूर हो चुके हैं कि हम वो करा दें। उसके बावजूद, और जो पहाड़ी इलाके हैं वहाँ पे बर्फ़ नहीं पड़ रही, गजब खुदा का। तो यही क्लाइमेट चेंज है ना। हाँ। यही क्लाइमेट चेंज का तो इम्पैक्ट आप क्यों नहीं कुछ कर रहे? आपने पीएचडी भी किया, आप कुछ तो कराएं, बारिश करवा दें। ये मेरे हाथ में नहीं है कि मैं इस बारिश करवा दूँ। तो क्या आपने पीएचडी कर ली डॉक्टर साहब और आप एक बारिश नहीं करा रहे? मैं ये कर सकता हूँ, या जो हम कर सकते हैं वो ये कर सकते हैं कि इस तरह के जो हैजर्ड्स हैं या डिजास्टर्स आते हैं क्लाइमेट चेंज की वजह से, तो उनसे कैसे बचा जाए, हम कैसे रेजिलिएंट बने उसके कॉन्टेक्स्ट में, कैसे बचा जाए। कल आया है दोपहर को जलजला और चीजें आया है ना दोपहर को। जलजला तो नहीं कांट बी कंट्रोल्ड ऑफ कोर्स। नहीं, मैं बचने की बात कर रही हूँ। इन चीजों से बचा कैसे जा सकता है जो भी क्लाइमेट चेंज की वजह से उसमें काम तो इनपुट हमारा कम है, दूसरे मालिक से आता है ज्यादा, और भुगतना हमें पड़ रहा है। बिल्कुल। तो हम तो जो है, जैसे एग्रीकल्चर के कॉन्टेक्स्ट में हम बात करें तो उस पर हम ये देख सकते हैं कि हम जो है मुख्तलिफ इसमें इंटरवेंशंस हैं, मुख्तलिफ स्ट्रेटजीज़ हैं, वो हम एडॉप्ट करके हम मिनिमम उस लॉसेस को मिनिमाइज कर सकते हैं। अब अलमिया इज़ दैट कि कल पाकिस्तान में कराची और लाहौर की बहुत सारी फ़्लाइट्स जो हैं वो कम्प्लीटली कैंसिल थी, स्मोक की वजह से वो नहीं चल सकी। नॉट जस्ट दैट, दिल्ली में कल एक मिनी कर्फ्यू कहते हैं उसको, वो हो गया था।
कोई भी फ़्लाइट जो है वो फ्लाई नहीं की गई। मुंबई तक जितनी भी बॉम्बे फ़्लाइट्स जानी थी दिल्ली से, वो बहुत डिले हो गई, 6-6 7-7 घंटे डिले हुई। और कल जो है वो कोई भी फ़्लाइट जो है नहीं चली बिकॉज ऑफ दिस स्मॉग। तो ये जो स्मॉग है, ये जो लाहौर में अब हमने देखा, हम भी बचपन हमने गुजारा है, हमने कभी नहीं सुना था लाहौर में कोई स्मॉग हो, लेकिन अब तो उसको फेस करना पड़ रहा है, उससे जो लोग बीमार पड़ रहे हैं। तो इसमें हमारा कितना इनपुट है, हम इसको बेहतर कैसे कर सकते हैं डॉक्टर अब्दुल वाहिद? इसमें मेन जो कंट्रीब्यूशन है वो आपका जो है पोल्यूशन है मेन, जो आपका ट्रांसपोर्टेशन की पोल्यूशन है। जो दूसरा जो मेन चीज़ है, जो एग्रीकल्चर फील्ड्स हैं उसमें फार्मर्स जो है वो बर्न करते हैं जो रेजिड्यू, क्रॉप रेजिड्यूज हैं, जिसकी वजह से ये सारा पोल्यूशन डेवलप हो रहा है। पहले इतना नहीं था, अभी ज़्यादा डेवलप हो रहा है। तो इसमें हमें मुख्तलिफ स्ट्रेटजीज अपनानी होंगी कि किस तरह से हम इनको मैनेज करें। अब ये ज़्यादा बढ़ता जा रहा है फॉग का, जो स्मोक का मसला है, और क्लाइमेट चेंज की वजह से ये चीज़ें और इंक्रीज़ हो रही हैं, एग्रीवेट हो रही हैं। तो इसमें अब जब फार्मर लेवल पर, एग्रीकल्चर लेवल पर हमने इसमें मुख्तलिफ स्ट्रेटजीज़ अपनानी हैं कि हम ऐसी क्रॉप्स लगाएं जो क्लाइमेट को रेजिस्ट कर सकें, और वाटर मैनेजमेंट के हवाले से हम बेहतर जो है वाटर मैनेजमेंट की एक्टिविटीज़ अप्लाई करें, तो उससे हम मैनेज कर सकते हैं चीज़ों को। और ये एक जल्दी करने वाला काम नहीं है कि एकदम ये हम कहें तो होना शुरू हो जाएगा। इसमें बहुत एफर्ट्स करनी पड़ेंगी, और ग्रास रूट्स लेकर सिस्टम लेवल तक हमने ये एफर्ट्स करनी होंगी। हर किसी ने इसमें कंट्रीब्यूट करना होगा, तब जाके हम कुछ अरसे के बाद इसके रिजल्ट हम देख सकेंगे। डॉक्टर साहब, बहुत सारे ऐसे चीज़ें जो हैं वो गवर्नमेंट की तरफ से आई हैं हमेशा से कि लोगों ने उसमें बहुत पार्टिसिपेट किया है। जब भी गवर्नमेंट ने कहा है कि आपकी मदद की ज़रूरत है, आप पैसा दें, आप ये करें, लोगों ने बहुत पार्टिसिपेट किया। चाहे हम डैम का देख लें, डैम फंड के बारे में आने लग गया था, तब भी लोगों ने बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट किया था। एक डायरेक्शन की ज़रूरत होती है जो किसी एक बंदे ने, सरबराह ने देनी होती है, उसके बाद लोग उसकी तरफ फॉलो करते हैं, उसको लोग फॉलो करते हैं। मुझे और हुमायूं को नहीं पता कौन सा दरख्त लगाना है, कौन सा दरख्त एनवायरनमेंट के लिए अच्छा है। हमें अगर कोई बताएगा कि आप अपने नाम से एक दरख्त ये वाला लगा लें तो हम लगाएंगे। हमारे जो अभी ये दरख्तों का और ये सारा हुआ था, उसकी वजह से पोलन माशाल्लाह से इतना ज़्यादा आ गया कि लोग अब दरख्त लगाते हुए भी डर रहे हैं कि वो पे पोलन से करना पड़ेगा ना, मुकाबला करना पड़ेगा। कौन हमें ये बताएगा, इसके ऊपर रिसर्च कौन करेगा कि कौन सी चीज़ जल्दी भी बढ़ेगी और वो इंसानी सेहत के लिए मुज़र भी नहीं होगी कि जब वो बड़ी हो जाए तो फिर पोलन का मसला शुरू हो जाए। कॉलर ले ले, अच्छा कॉलर ले लेते हैं। सिमाब है जी हमारे साथ, अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। सुबह खैर, मेहमान को भी सुबह खैर कहूँगी। सुबह खैर आपको भी जी। बहुत अच्छा किया आपने, ये भी बहुत अहम टॉपिक है जो फसलों के लिए आप बड़ी अहम इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। बड़ी ज़रूरत है इसकी भी लोगों को। बिल्कुल जी। अच्छा, वो उस वक्त फौरन ही लाइट चली गई, एक झलक आप लोगों की मैंने देखी तो मैंने कहा एक तो बाबडा वाले चाह नहीं रहे कि आप हमें देखें, कोई साजिश हो रही है पीछे। जी जी। और एक तो इम्तियाज भाई का बहुत शुक्रिया अदा करना था। मुझे बहुत उम्मीद लग नहीं रहा था कि इतनी जल्दी मेरी फरमाइश पूरी कर देंगे। तो कहा तो मैंने था, मुझे था तो अंदाजा कि हुमायूं एक्साइटेड तो बहुत हो रहे थे, उस दिन ही बार बार पहन रहे थे हर चीज, लेकिन मैंने सोचा कि चलो आहिस्ता आहिस्ता कह रहे थे कि मैं पहनूंगा ना इनके ड्रेसेस अमजद साहब के ना। तो मैंने कहा चलो किसी दिन देखते हैं कि कभी कभी उसकी भी बारी आ ही जाएगी, लेकिन मैंने देखा कि वो तो आया ही नहीं, इन्होंने पहना ही नहीं है। तो मैंने कहा चलो मैं कहूँ रिमाइंड करा देती हूँ उनको। नहीं, आपने बहुत अच्छा किया रिमाइंड करा। थैंक यू सो वेरी मच। तो वो आज देख के फिर जैसे ही वो थोड़ी देर ही लाइट आई तो मैंने सोचा कि वो आया ही नहीं है, तो मैं लेकिन आज देखते ही मुझे बहुत खुशी हुई। माशाल्लाह, अल्लाह ताला नजरे बद से बचाए। आमीन। तो बहुत प्यारी लग रहे हैं आप दोनों ही, बहुत प्यारे लग रहे हैं। थैंक यू और तो अच्छा हुआ देर आयत दुरुस्त आयत। जुमा के मुबारक दिन बहुत ही आपके वो सूट के मुताबिक बड़ा अच्छा है ना। बहुत बहुत तो वो इस पे मैं कहूँगी कि जुग जुग जिए, जुग जुग जिए मेरा प्यारा भाई, लब पे दुआ है दिल में लगन।
क्या बात है, थैंक यू। एक तो आवाज में इतनी खूबसूरत दी किसी आपको, ने ना माशाल्लाह। ये वैसे कभी जसारत की नहीं होगी वतन को भाई से रिप्लेस करने की, वतन भी तो भाई है, हाँ, लेकिन वतन उन्होंने कर दिया। आपके देखिए प्यार में लोग क्या क्या कर देते हैं। दैट्स वेरी ट्रू। और हम यहाँ पे लेंगे थोड़ा सा ब्रेक के बाद वापस हाजिर होंगे और मजीद सवालात पूछेंगे। आप रहिए हमारे साथ। जी वेलकम बैक, सॉरी नहीं तो क्या सॉरी क्या गुस्सा। जी वेलकम बैक टू द शो। मैंने जाने से पहले जो है याद है वो ग्लास वाला मैंने बताया था, मुझे वो चीज़ भूल गया था जो मैंने आपको बताया था, पानी पीने की 6 सुनते हैं। हाँ। कहते हैं अगर ये 6 सुनते पूरी अगर आप अदा करें तो आपको सुबह जो हमने बात की थी, 6 सुनते जो अब पानी पीने की पूरी अदा करें, जिसमें हाथ सीधे हाथ से पीना, पानी को देख के पीना, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के पीना, 3 सांसों में पीना और आखिर में अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन कहना। अगर ये करते हैं तो कहते हैं तकरीबन एक रवायत में आता है कि 6 शहीद का सवाब मिलता है और एक रवायत में आता है कि 600 शहीद का सवाब भी मिलता है। सो ये आई वांटेड टू ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आप अगर कर लें तो आपको माशाल्लाह इतना सवाब मिल जाएगा कि इंशाल्लाह वहाँ पे जो है ना हो जाएगी, आपकी मसले मसाइल खत्म हो जाएंगे इंशाल्लाह। आप अपना सवाल आपने पूछा तो मेरे ख्याल में बगैर जी रिसर्च के हवाले से मैंने पूछा था कि इस पे रिसर्च क्यों नहीं हो रही डॉक्टर साहब? रिसर्च बहुत हो रही है। जैसे पाकिस्तान एग्रीकल्चर रिसर्च काउंसिल जिसमें मैं काम कर रहा हूँ, उसके प्लेटफॉर्म से हमारा एक इंस्टीट्यूट है, क्लाइमेट एनर्जी एंड वाटर रिसर्च इंस्टीट्यूट, उसके प्लेटफॉर्म से हमने काफ़ी इनिशिएटिव्स लिए हुए हैं, माजी में भी अभी भी हम काम कर रहे हैं उस पर। और हमारा मेन काम होता है कि हम पायलटिंग करते हैं मुख्तलिफ फार्मर्स की फील्ड पर ऑन ग्राउंड। हम मुख्तलिफ रिसर्च एक्टिविटीज़ जो है कैरी आउट करते हैं, उसमें हम इनोवेशंस लेके आते हैं और फिर वो हम आगे प्रोपेगेट करते हैं, मुख्तलिफ डिसमिनेट करते हैं मुख्तलिफ NGOs के थ्रू, मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू कि ये आप जो है इसका पैकेज है इसको आप अडॉप्ट करें फार्मर्स फील्ड पर। जैसे मैं एक एग्जांपल दूं कि सोलर पंप्स के बारे में, तो सोलर वाटर पंप्स, इस पे हमने मुख्तलिफ इकोलॉजीज़ पर हम सोलर पंप्स लगाए, उस पर हमने रिसर्च की और उसके हवाले से हमने एक उस और इनोवेशन लेके आए, वो था कि पोर्टेबल सोलर पंप्स, यानी कि आपका जो ट्यूबवेल होता है वो एक जगह पे फिक्स होता है, तो आप उसमें रिस्ट्रिक्टेड होते हो कि आप वहीं से पे ही उसकी सराउंडिंग में ही आप इरिगेशन कर सकते हैं। मगर पोर्टेबल सोलर पंप इस तरह का है कि वो आप एक ट्रॉली पर माउंटेड होता है सारा, उसकी पैनल्स और पंप, और कहीं पे भी जाकर आप किसी डगवेल पर लगाकर आप उस जो है सराउंडिंग फील्ड को इरिगेट कर सकते हैं। आप आई वांट यू टू होल्ड योर थॉट, हमें कॉलर भी ले लेते हैं साथ में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपके मेहमान देखने वालों सबको बहुत बहुत सलाम और दुआएं। इससे पहले आपका सेगमेंट आ रहा था वो मुझसे मिस हो गया, तो मैं उस हवाले से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला जितने लोग कैंसर या दूसरे अमराज में मुब्तला हैं, अल्लाह ताला सबको सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए। आपने बहुत अच्छा प्रोग्राम किया था और आपके मेहमान का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। माशाल्लाह हमारा मुल्क एक बड़े हिस्सा ज़राअत से वाबस्ता है, उस हवाले से बड़ी अच्छी इन्होंने आगाही दी और आप लोगों ने बताया कि अब जदीद टेक्नोलॉजी है उसका भी इंडक्शन हो रहा है और इस वाले से बहुत सी चीज़ें। और लेकिन हम देखते हैं हमारे यहाँ अभी भी माशाल्लाह सब्जियाँ और फल कसीर तादाद में शहरों में भी और हर जगह अवेलेबल हैं, आप कहीं भी चले जाएं और बहुत अच्छा सब कुछ हो रहा है। लेकिन एक की तरफ मेरी नज़र जा रही है, एक बहुत अहम पहलू है, मैं इस हवाले से थोड़ा सा सोच रहा था, चूँकि मेरा ताल्लुक भी कुछ समझने इस तरफ है रिसर्च वगैरह से, कि अभी भी हमारे यहाँ हम देखते हैं स्कूल कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी पे, हालांकि इतना बड़ा एग्रीकल्चर हमारा एक इवेंट है, उसमें वो सब्जेक्ट अभी तक इंट्रोड्यूस नहीं हो पाए। फैसलाबाद में यूनिवर्सिटी है, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, जहाँ पे बेशक बड़ी रिसर्च हो रही है, बड़ा उसने फ़ायदा पहुँचाया है, लेकिन एग्रीकल्चर को एज ए सब्जेक्ट लाके उसकी अहम चीज़ें और जदीद टेक्नोलॉजी को एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में इंट्रोड्यूस कराना और उसको करिकुलम का हिस्सा बनाना और फिर उससे उसमें नौजवानों की दिलचस्पी का होना कि वो अपने ही मुल्क में अपनी रिसर्च को और टेक्नोलॉजी को और अपनी तालीम को इस्तेमाल करें, तो इस हवाले से थोड़ा सा अगर आप बताएं, रहनुमाई करें तो बड़ी मेहरबानी। ठीक है, बहुत शुक्रिया इसलिए भाई कॉल करने के लिए। ये वेरी इंपॉर्टेंट, पाकिस्तान में जैसे एक एरिड एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, मेरे ख्याल है शायद आपने वहीं से, हाँ टंडूजाम में है, पेशावर में है, तो ये यूनिवर्सिटीज़ है। पर अगर आप किसी को भी देखें, वन गुड मॉर्निंग अगर कोई बच्चा अगर आप उससे पूछते हैं आपने क्या बनना है, तो कोई नहीं कहेगा कि मैंने एग्रीकल्चर में मास्टर्स करना है या बैचलर्स करना है।
हम ये करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, ये वो फील्ड्स है जब कहीं पे एडमिशन नहीं मिलता तब कहते हैं यार एग्रीकल्चर में ले लो, और बड़ा अगर स्कोप है। हुमायूं ये कोई बंदा कहे ना कि मैंने इस फील्ड में जाना है, तो उसको बड़ी अजीब सी नजरों से देखा जाता है कि इसमें जाके क्या करोगे आप, मतलब लोगों को नहीं पता, इसकी अवेयरनेस ही नहीं है कि तो इस इसकी फील्ड करियर में क्या है। काउंसलिंग हो रही है किसी प्लेटफॉर्म? अब हो रही है, अब काफ़ी लोग आ रहे हैं इस फील्ड में, मगर वो आपकी बात सही है कि हमारा सोशल फैब्रिक इस तरह का है कि हम पहले डॉक्टर, पहले इंजीनियर्स की बात थी, उसके बाद अब CSS ऑफिसर बनना है, एग्रीकल्चर बहुत जो है नीचे आपका जाके आता है। लीस्ट चॉइस पर रहता है। ये हमारी बदकिस्मती है कि एग्रीकल्चर कंट्री होते हुए हम एग्रीकल्चर में इस तरह से तवज्जो नहीं दे पा रहे, तो इसकी ज़रूरत है। और भाई ने बिल्कुल सही बात की, और इसको स्कूलों से लेकर कॉलेज यूनिवर्सिटी तक इसकी अवेयरनेस की ज़रूरत है, ताकि लोगों को इसमें इसकी इफादत का अंदाज़ा हो और इसमें दिलचस्पी लें और इसमें फिर अपनी कंट्रीब्यूशन करें। अच्छा डॉक्टर साहब, गार्डनिंग एक बहुत बड़ा एक चीज़ है जो हम बचपन में किया करते थे, या फिर अगर नहीं भी करते थे तो मिट्टी से खेला करते थे। आजकल उससे बहुत ज़्यादा मेरे ख्याल से दूर रखा जाता है, इसलिए लोगों को पता भी नहीं होता कि एग्रीकल्चर क्या है। आप खेत वगैरह देखेंगे, अगर आप थोड़ा सा जाएँ पंजाब साइड पे, तो मुझे याद है कि मेरे पेरेंट्स जो हैं वो हमेशा मुझे बता रहे होते थे कि ये जो खेत नज़र आ रहा है ये इस चीज़ का है, ये जो खेत नज़र आ रहा है ये इस चीज़, बताया जाता था कि ये किसी इसकी कैसे बनता है, गाड़ियों में क्या जब आप चीज़ है। जाते थे, जैसे हम लोग साहिवाल से हैं तो हमारा बहुत आना जाना होता था, पूरा रास्ता हम बातें ये कर रहे होते थे कि ये ऐसे होता है, ये इसकी ये इस टाइम लगता है, मुझे ये भी पता है कि किस चीज़ की कटाई किस टाइम पे होती है। आजकल बच्चों को हम उससे दूर रखते हैं और फिर उनसे ये सोचना, ये उम्मीद लगाना कि वो इस चीज़ की तरफ जाएंगे, ये भी तो एक गलत चीज़ है। टेस्ट ले लेते हो आपसे, कटाई का पता है आपको सर किस लगती है? चले हाँ, फिर काफी चीजों की कटाई चले अब डॉक्टर साहब, आपको ही पता होगा कटाई किसकी होती है, फिर आपने बता रहे सही नहीं बता रही कि नहीं, ठीक है आप मुझे बताइए गंदम की कटाई कब होती है? मार्च में। डॉक्टर साहब मार्च में होती है? ये डिपेंड करता है स्प्रिंग में, फरवरी मार्च का जो मौसम होता है उसमें होती है। चावलों की कब होती है कटाई? चावलों की होती है जब गर्मियाँ खत्म होने वाली होती है ना, जैसे इसका मतलब ये सही। तो आप यहाँ क्या कर रहे हो, आप निकल लो, आप फसलें खाना शुरू कर दो यार। और गन्ने की कब होती है? गन्ने की मुझे नहीं पता, गन्ना यार इतने अमीर नहीं है ना हम। जनवरी में होती है, जनवरी में अभी होती है, गन्ने अच्छा, जो है अच्छा, वो भी आ जाते होते हैं, बड़े रस वाले होते हैं और बड़े रस वाले गन्ने होते हैं। डॉक्टर साहब गन्ना खाया? बहुत वेरी गुड डॉक्टर साहब, कुछ मैंने भी खाया है गन्ना, मैंने भी खाया, मैंने भी रॉ फॉर्म में खाया, मैं लाहौर गया था। तो जो हलीमा ने सवाल पूछा जरा उसका। जी मैं थोड़ा सा उसमें शेयर करना चाह रहा था, और ये बहुत ज़रूरी है ताकि हमारे व्यूअर्स सुने कि क्या क्या न्यू इनोवेशंस नॉलेज जो जनरेट हो रही है इस फील्ड में। तो मैंने अर्ज़ किया जैसे सोलर पंप्स की बात की मैंने, इस तरह बायोगैस के हवाले से जो बायोमास है उस पे जो है हम काम करते रहे हैं, उसमें बायोगैस को यूज़ करते रहे हैं मुख्तलिफ हीटिंग के लिए और कुकिंग के लिए। उसके अलावा उसमें ग्राउंड वाटर पंपिंग के लिए भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। इस तरह RDI है, तो ये मुख्तलिफ जो अपना एफिशिएंट इरिगेशन सिस्टम्स हैं उन पे हम काम कर रहे हैं। तो मुख्तलिफ जो रिसर्च एक्टिविटीज़ हैं उसको हम एक एज ए रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन हमारा काम है रिसर्च करना, और उन रिसर्च करके उनको हम एक उसकी फाइंडिंग्स को हम पब्लिश करते हैं, बताना इसको आगे जो है फिर मुख्तलिफ इदारे मुख्तलिफ लोग जैसे NGOs हैं, अपना कम्युनिटीज़ हैं, वो उसको आगे ले चलें। ठीक है, हम कॉलर ले लेते हैं। एक डॉक्टर साहब शिराज हैं जी हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। हलीमा जी कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? जी अल्लाह का शुक्र, मैं बिल्कुल ठीक ठाक। जी हमायूं भाई आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। शिराज भाई की हाल चाल है, ठीक हो? माशाल्लाह आज आप दोनों ही बहुत अच्छे लग रहे हैं। जुमातुल मुबारक आपको। आपको भी जुमातुल मुबारक। जी माशाल्लाह शो बहुत अच्छा जा रहा है, जितनी भी तारीफ कर लीजिए उतनी ही कम है। हाँ कम तो है, जितना आप करें मैं कहता हूँ कम है, और करें करते जाए, इतनी करें कि बस दिल भर जाए। मेरा नहीं दिल भर। जी जी अल्लाह ताला से बहुत सारी दुआएं हैं जी माशाल्लाह। आप लोग टॉपिक भी अच्छा लाते हैं, गुफ्तगू भी होती है, अच्छा लगता है। अपनाइए थे अपनों की, और साथ में सर्दी भी इंजॉय हो रही है। हाँ सर्दी बहुत हो रही है, दिल तो ऐसे करता है यहाँ पे एक अंगीठी रख लें, उसके ऊपर हाथ सेक के ना थोड़ी देर बाद आप लोगों के सामने। बिल्कुल हलीमा जी, इधर भी यकीन माने तकरीबन कल धूप निकली थी 2 वीक के बाद, और आज तो धुंध भी रात से स्टार्ट हुई है। यहाँ पे भी धुंध है, सुबह नहीं सूरज निकला हुआ था सही तरह से। सूरज तो लगता है निराश आई है, और आज धुंध काफी है रात की हमारे पास शुरू हुई है। मिंशनाबाद में भी बहावल नगर बड़ा प्यारा है यार, बहुत खूबसूरत है। बस हमायूं साहब से यही रिक्वेस्ट है कि जाहिर सी बात है मौसम भी ठंडा है और बेसन का हलवा भी होना चाहिए, तो बिल्कुल सारी सी बात इंतजार है जी सर, जब टाइम निकाल के आएंगे। मेरे पास अभी ये बाजू पीछे करके ना कढ़ाइयाँ रखने नहीं, वो कह रहे हैं आप आए, हमने खिलाना है बेसन खिलाएंगे?
आप मुझे जी खिलाएंगे? हलीमा जी बिल्कुल, वो तो रिक्वेस्ट की हुई है इन्होंने। हाँ। इंशाल्लाह भाई हैं हमारे, जब आएंगे तो इंशाल्लाह वेलकम डन जानी डन, इंशाल्लाह जल्द आता हूँ। और इंशाल्लाह। अभी ना शहजाद मेरे भाई हैं, उनको सलाम बोलिएगा जी, आपका शो शहजाद शहजाद भाई अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम कैसे आप? वालेकुम। खैरियत से हैं? बाकी भी हमारी टीम देख रही है जी, उनको भी मुझे भी करने दो आप यार, आप तो पागल हो जाते हो किसी को सलाम करते हुए। मैं ग्रीटिंग्स बहुत दिल से देती हूँ अस्सलाम ना वालेकुम किसी को। शहजाद भाई, क्या हाल चाल है? ये ठीक देखा है किस तरह से अब दे ठीक रहा है है? ऐसे जैसे अस्सलाम वालेकुम शहजाद भाई क्या हाल है? ये मैंने सबको देखा याद रखना चाहिए ना मैम, वो तो जरूरी है। हाँ बिल्कुल, जरूरी है, बिल्कुल जरूरी ठीक कह रहे है। हैं। ख्याल रखिए और अपना। जाते जाते एक छोटा सा शेर था आप दोनों के लिए मेरा। जरूर मैं कहता हूँ सुना के इरशाद। जाएं, वैसे ना आपकी जाए। टीम के लिए और आपके लिए जी जी। अर्ज करते हैं जी, आज ऐसी क्या दुआ दूं तुझको जो तेरे लबों पे हंसी के फूल खिला दे। आज ऐसी क्या दुआ दूं तुझको जो तेरे लबों पे हंसी के फूल खिला दे। बस अल्लाह से दुआ है मेरी, अल्लाह सितारों से रोशन आप दोनों की और आपकी पूरी टीम की तकदीर बना दे। वाह वाह क्या वाह बात। वाह, भंगड़ा सा डाला है आमीन, छोटा सा फराद भाई ने, सुमा हल्का सा भंगड़े पे गए हैं वो और कर लिया मेरे मामी फरहाद भाई को सुमामी। हमसे ज्यादा फरहाद भाई को अच्छी लगी है ये हाँ दुआ। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। बट ये रिसर्च इतनी इंपॉर्टेंट है कि आप इतना आपने नहीं पढ़ा होगा जितनी देर से माजिद भाई रिसर्च कर रहे हैं, क्लासेस लगाई हुई हैं, फ़ोन रखा जब से प्रोग्राम शुरू हुए हैं। ये कोई ऐसी रिसर्च है फूड एनर्जी और वाटर की जो कि ये मुझे लगता है आज कोई फॉर्मूला आपको बता के माजिद भाई यहाँ से भेजें। उस वक्त से फ़ोन पे मुझे नहीं समझ आ रही, और यहाँ पे एनक यहाँ पे मुझे नहीं समझ आ रही वो कौन से हैं, ऐसे बस हाथ से उसको ऊपर कर देते हैं, जिप को ऐसे हाथ से नीचे कर देते। ये क्या, ये कौन सी, ये इस तरह की अगर आवाम होगी जो रिसर्चेज में ये होगा तो फिर हम कहाँ पहुँच जाएंगे? आप मुझे बताइए। जवान अगर नौजवान तो खैर वो कहीं से नहीं है, मगर आप हमें हम सबको चाहिए कि हम इस पर इनपुट देंगे। इनपुट हम कब देंगे इसका फूड एनर्जी पे? कोई फोकस करेंगे हम इस पे कि पानी कम है घर में, आप अब चुप भी कर जाओ डॉक्टर साहब का जवाब देने दो। मैं क्या बताऊँ? ये देखिए कुछ लोग सीधे सीधे संजीदा ही नहीं लोग पानी उसको, बट देखो ये एक संजीदा मौजू है, उसको आप संजीदगी से बात करें तो और बात होगी। हाँ, बट इसको लाइटली बात करें तो उसको हम हाँ वैसे मजाक में ले सकते ऑन अ लाइटर नोट। पर डॉक्टर साहब अब आपको पानी की पता है, मुझे तो समझ नहीं आती, ये वाहिद ऐसा मुल्क है अगर महीना बारिश ना हो लाले पड़ जाते जी, अब तो घरों में पानी नहीं आ रहा, पानी इसलिए कोई बारिश नहीं हो रही। हमारे पास स्टोरेज का सिस्टम कभी नहीं होगा क्या? हम लोग अभी तक करेंगे कालाबाग डैम बनेगा, भाषा डैम बनेगा, 2030 का प्रोजेक्ट है, जब वो बनेगा तब पानी आना शुरू होगा, तब तक और लोग बढ़ जाएंगे, आबादी और बढ़ जाएगी, फिर कहेंगे दूसरा डैम बन रहा है। ये तो साइजिंग यही चलता रहेगा। नहीं पर डैम तो मुकम्मल हर चीज़ का हल तो नहीं है ना। अगर कालाबाग डैम बन भी गया इन केस, आप भाषा भी बन गया, 3-4 और बड़े डैम बन गए जो क्लाइमेट चेंज का लेकिन कभी पूरी नहीं होगी। नहीं मैं बता रहा हूँ क्यों रहे हो आप? आराम से बात करो। आप ये जो क्या हो गया? 2022 में जो फ्लड आया था जी, वो कितने डैमों के बराबर था आपको अंदाजा है? नहीं। यानी कि आपका जो फ्लड आता है तो ये डैम्स उसको फिल कर नहीं सकते, ठीक है? तो डैम पूरा एक हल नहीं है इसका कि आप कहें कि डैम में पानी है तो आप मॉडर्न डे टेक्नोलॉजी क्या कहती है, क्या करना चाहिए? पाकिस्तान को क्या इनिशिएटिव्स लेने चाहिए? पाकिस्तान को मल्टी डायमेंशनल मल्टी स्केल लेवल पर एफर्ट्स करनी है। उसमें सिर्फ एक जो स्टोरेज है वो एक एस्पेक्ट है, उसके अलावा बहुत और भी जो स्ट्रेटजीज होनी चाहिए जिसके तहत आप जो है इन इश्यूज़ को एड्रेस कर सकते हैं। हमारा जोर जैसे पाकिस्तान में है कि हमारे पास स्टोरेज की कमी है, यानी डैम्स की कमी है, वो एक अलग चीज़ है, वो भी होना चाहिए, मगर इसके वो हर मर्ज़ की दवा नहीं है। जो मेन चीज़ है कि हर मर्ज़ की दवा डैम नहीं है। और जब तक हम और इश्यूज़ को एड्रेस नहीं करेंगे, जैसे हमारा फार्म लेवल पर लॉसेस बहुत हैं, हमारे जो इरिगेशन सिस्टम है वो एजिंग हो गया, बहुत उसमें जो डिटोरेशन हो रही है, उसको अब जब डैम से पानी निकलता है फार्म गेट तक पहुँचते पहुँचते आपका तकरीबन 55% आपका लॉस हो जाता है। तो उसको आप क्या करेंगे आप? तो आप बिकॉज ऑफ द सिस्टम नहीं है, तो वो सिस्टम आपका वो इस तरह का नहीं है जिस तरह से आपको प्रॉपर तरीके से पानी पहुंच सके। फिर आप जो आपका इरिगेशन मेथड है, जो पानी आप यूज़ करते हो वो भी ऑब्सोलीट, वो भी आपका बहुत पुराना और ट्रेडिशनल मेथड है, जिसकी वजह से भी लॉसेस बहुत होते हैं। अब क्लाइमेट चेंज की वजह से आपकी एवापोरेशन रेट बहुत बढ़ जाए, बहुत बढ़ गया, ठीक है, सीपेज लॉसेज आपके बहुत हैं, जिसकी वजह से वाटर लॉगिंग है, सैलिनिटी है, ये इश्यूज़ हैं। तो अब आप पानी आप तो जो भी है सिस्टम में वो तो वही है सालों से। मेन चीज़ ये है कि यही पानी अगर आप प्रॉपरली यूटिलाइज करें और मुख्तलिफ टेक्निक्स यूज़ करते हुए, तो आप इसी पानी से आप अपनी
बेहतरीन हो गया। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। ये एक बहुत बड़ा मसला है पाकिस्तान का जो बड़ा होता जा रहा है। अल्लाह करे कि अल्लाह ताला इस मसले को हल कर दे और हम इसकी तरफ जाएं। इंशाल्लाह आप लोगों से जी मुलाकात होगी मंडे को। वीकेंड को बहुत ज़्यादा इंजॉय करें। मुझे हुमायूं को आप लोगों ने नहीं भूलना, सुबह 10 से लेकर 12 बजे तक आप लोगों ने इसी तरह हमारा शो रिकॉर्डेड देखते रहना है और इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी मंडे को। अल्लाह हाफ़िज़।